देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। गुड मॉर्निंग नील। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा ठीक है, देखो आज हम लोग यहाँ पर इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, वो हम लोग का कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेप्रिशिएशन। ठीक है, जो कि सभी ने तुम लोगों ने कभी ना कभी किया होगा, 11 12 में होता है, कॉलेज में भी होता ही है। ठीक है, तो देखो डेप्रिशिएशन सिंपल चैप्टर है, लेकिन हमें इसका नॉलेज काफी अच्छे तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो देखो डेप्रिशिएशन में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। डेप्रिशिएशन में हम लोग को यहाँ पर एसएलएम मेथड पढ़ना पड़ेगा। नाम शायद तुम लोगों ने सुना होगा कभी ना कभी। डेप्रिशिएशन में एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, ठीक है, और एक सम ऑफ ईयर्स डिजिट, ये शायद अगर नहीं किया है तो अभी हम लोग करेंगे, मतलब इस चैप्टर में सम ऑफ ईयर्स डिजिट होता है। ठीक है, और एक चेंज इन मेथड। ठीक है, चेंज इन मेथड ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चेंज इन मेथड अगर क्वेश्चन आए तो वहां पर कैसे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो डेप्रिशिएशन क्या होता है। ठीक है, डेप्रिशिएशन क्या होता है। डेप्रिशिएशन पहला बात है कि क्या है, ये एक एक्सपेंस होता है, तभी हम लोग पीएल में लिखते हैं। लेकिन अगर एक्सपेंस है, क्या हम लोग इसको किसी को पे करते हैं? नहीं। ठीक है, जैसे सैलरी एक्सपेंस है लेकिन हम लोग पे करते हैं, तो सैलरी का एंट्री होता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस किसी ना किसी को पे करना पड़ता है, तो इलेक्ट्रिसिटी टू कैश या बैंक। ठीक है, या फिर मान लो रेंट का खर्चा, तो रेंट टू कैश। लेकिन डेप्रिशिएशन टू कैश कभी नहीं होता है, इसीलिए ये एक्सपेंस तो है, ये एक्सपेंस तो है, लेकिन ये कैसा एक्सपेंस है, ये है नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, ये होता है नॉन कैश एक्सपेंस, जिसे हमें किसी को पे नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इसे किसी को पे नहीं करना पड़ता है, लेकिन हम लोग इसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग किसी को पे नहीं करते, बट इसे हम लोग एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। कैसा एक्सपेंस? एज ए नॉन कैश एक्सपेंस हम लोग इसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब डेप्रिशिएशन किस पे चार्ज होता है? डेप्रिशिएशन मतलब ये खर्चा किस पे दिखाते हैं, एक्सपेंस है, पे नहीं करते हैं, लेकिन कैसे खर्चे को कैलकुलेट करते हैं। जैसे सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने एम्प्लॉय को रखा होगा, पर मंथ कितना देते हैं, उसका टोटल, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर में एक साल में कितना सैलरी का खर्चा हुआ, एक साल में हम लोगों ने कितना रेंट दिया। इसी तरह से डेप्रिशिएशन कैसे कैलकुलेट होगा बता सकते हो? मतलब डेप्रिशिएशन किस पे कैलकुलेट करते हैं, ये खर्चा किस पे कैलकुलेट होता है? वैल्यू ऑफ एसेट्स। हाँ, और एक बार बोलो। वैल्यू ऑफ एसेट्स। हाँ, फिक्स्ड एसेट। ठीक है, एसेट्स तो हम लोग का दो तरह का होता है ना, एसेट हम लोग का दो तरह का होता है, फिक्स्ड एसेट और करेंट एसेट। तो किस पे चार्ज होगा? फिक्स्ड एसेट पे चार्ज होता है, करेंट एसेट पे चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अब फिक्स्ड एसेट किसको बोलेंगे? ऐसा कौन कौन सा एसेट है जिसे हम लोग फिक्स्ड एसेट बोल सकते हैं? फिक्स्ड एसेट का क्राइटेरिया क्या क्या होता है? अगर थोड़ा सा ये बेसिक का ही पार्ट है, तो थोड़ा सा बेसिक में अगर बताए, तो फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है वो सारे एसेट जिनका लाइफ क्या होगा, लाइफ हो जाएगा मोर देन 1 ईयर। ठीक है, ये फिक्स्ड एसेट होगा। और सेकेंड, और किसको फिक्स्ड एसेट बोलेंगे हम लोग उसको फिक्स्ड एसेट बोलेंगे जिससे हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, और जो है नॉट फॉर रीसेल। ठीक है, ये हो जाता है नॉट फॉर रीसेल। ठीक है, रीसेल अगर करना ही होता है ना तो वो स्टॉक हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग कुछ भी प्रोडक्ट किसी से खरीद के किसी और को बेच देते हैं तो वो रीसेल होता है। ठीक है, तो ये रीसेल के लिए नहीं होता है, ये फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट पाने के लिए होता है। जैसे अगर हम लोग आज मशीन खरीदते हैं, प्लांट मशीन ये सब इंस्टॉल्ड करते हैं, तो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा।
कैसे लेबर के थ्रू से मान लो इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा था जितना हम लोगों ने मशीन लगाने की वजह से हो गया। तो अगर ऐसा कोई एसेट जिसका लाइफ मोर देन 1 ईयर होगा, ठीक है, या फिर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर होगा, या मोर देन 12 मंथ्स होगा, जो रीसेल के लिए नहीं होगा, जो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर सकेगा, इसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अब फिक्स्ड एसेट तो खरीद लिया जिसका एक ह्यूज वैल्यू भी होता है। अब ये फिक्स्ड एसेट को यूज कर रहे हैं तो इस पे इसका वैल्यू कम होते जा रहा है। ठीक है, इसको यूज करें तो इसका वैल्यू कम होते जा रहा है, मतलब इसका एक एक्सपेंस तो हो रहा है, यूज करने का एक्सपेंस हो रहा है, बट हम लोग इसे किसी को पे नहीं कर सकते हैं, फिर भी हमें इसे रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो जिस नाम पे इसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसी को बोला जाता है डेप्रिशिएशन। ठीक है, जिस नाम पे इसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसी को बोला जाता है डेप्रिशिएशन। मतलब हर साल पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट जो एक्सपायर्स हो जाता है, ठीक है, मतलब जितना हम लोग कंज्यूम करते हैं या यूटिलाइज करते हैं बोल सकते हो, या फिर जितना हम लोग का लॉस्ट होता है फिक्स्ड एसेट, वही हम लोग का क्या हो जाता है, वही हम लोग का डेप्रिशिएशन हो जाता है। तो डेप्रिशिएशन बेसिकली क्या हो गया, डेप्रिशिएशन हो गया हम लोग का, ऐसे बोल सकते हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ यूज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ यूज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट इन ए ईयर, ए पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट एक्सपायर्स। ठीक है, एक्सपायर्स का मतलब है यहाँ पर कंज्यूम्ड कर लेते हैं, ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि यूटिलाइज्ड कर लेते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हम लोग लॉस्ट होता है जितना सा पोर्शन, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉल्ड डेप्रिशिएशन। ठीक है, अब ये क्यों होता है, डेप्रिशिएशन क्यों होता है, डेप्रिशिएशन का अलग अलग रीजन होता है। जैसे देखो, डेप्रिशिएशन मेनली तो होता है फिजिकल रीजन, एक बार रीजंस भी बता देते हैं। ठीक है, एक जस्ट ओवरव्यू दे देते हैं रीजंस पे। जैसे देखो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा फिजिकल वेयर एंड टीयर, फिजिकल वेयर एंड टीयर। फिजिकल वेयर एंड टीयर का मतलब होता है कि फिक्स्ड एसेट को हम लोग जो यूज करते हैं ना, फिक्स्ड एसेट को जब हम लोग यूज करना स्टार्ट करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं व्हेन फिक्स्ड एसेट्स आर पुट टू यूज, ठीक है, तब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट डिक्रीज होता है। जैसे मान लो एक मोबाइल फोन खरीद लिया, एक लैपटॉप खरीद लिया, ठीक है, या फिर एक एसी खरीद लिया, एक फर्नीचर खरीद लिया घर पे, और जैसे ही उसे यूज करना हम लोगों ने स्टार्ट किया, उसका वैल्यू कम होते जाता है, जिसको बोला जाता है फिजिकल वेयर एंड टीयर। ठीक है, तो ये लिख देते हैं, when a fixed asset is put to use, fixed asset is put to use and value of such assets is decreased। ठीक है, तो ये जो डिक्रीज, जितना डिक्रीज हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे डेप्रिशिएशन एक साल में। ठीक है, और क्या रीजन हो सकता है, पासेज ऑफ टाइम। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे मान लो हम लोगों ने एसिड को यूज नहीं किया, यहाँ तो यूज कर रहे, फर्नीचर को यूज कर रहे हो, ठीक है, एसी यूज कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, तब बोल रहे हो कि इसका डेप्रिशिएशन हो रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यूज नहीं कर रहे हो फिर भी इस पे डेप्रिशिएशन लग जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे मान लो कि कुछ मतलब जैसे मान लो कि एक बिल्डिंग बना हुआ है, ठीक है, एक बिल्डिंग बना हुआ है, तो उसमें हम लोग बिल्डिंग को यूज नहीं कर रहे, फिर भी उसमें क्या हो सकता है, डेप्रिशिएशन हो सकता है, क्योंकि मान लो वो उसमें क्या हो रहा है, जो है नेचुरल, जो भी मतलब क्या बोले, नेचुरल वेदर रीजन, जैसे कि मान लो बरसात हो रहा है, ठीक है, आंधी तूफान आ रहा है, तो इस वजह से भी हमारे एसेट को हम लोग यूज करें या ना करें, उस एसेट का डेप्रिशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन, ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन एसेट्स exposed to the forces of nature। ठीक है, नेचर के वजह से, लाइक वेदर, विंड्स, ठीक है, रेन्स, एटसेट्रा। ठीक है, तो इसमें डेप्रिशिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा, इवन इफ दे आर नॉट पुट टू यूज। ठीक है, पुट टू एनी यूज। तो व्हेन एसेट्स आर एक्सपोज टू द फोर्सेस ऑफ नेचर लाइक वेदर, विंड्स, रेन्स, एटसेट्रा, द वैल्यू ऑफ सच एसेट, द वैल्यू ऑफ such assets, the value of such assets, decreased। ठीक है, तो इसमें डेप्रिशिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा, इवन इफ दे आर नॉट पुट टू यूज। तो व्हेन एसेट्स आर एक्सपोज टू द फोर्सेस ऑफ नेचर लाइक वेदर, विंड्स, रेन्स, एटसेट्रा, द वैल्यू ऑफ such assets, the value of
decrease even if they are not put to use, पुट टू एनी यूज, ठीक है। अगर यूज नहीं भी कर रहे हो, एक बिल्डिंग बन रहा है उसे यूज नहीं भी कर रहे हो, क्योंकि उसमें जो है नेचर का एक इम्पैक्ट आ जाता है तो उस पर डेप्रिसिएशन हो रहा है, ये हम लोग बोल सकते हैं। ये रीजन हो जाता है, यूज नहीं हो रहा है बट पासेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो बिल्डिंग पुराना होता जाएगा, ठीक है, चाहे हम लोग उसे यूज करें या ना करें, ठीक है। और क्या रीजन हो सकता है? और रीजन हो सकता है चेंजेस इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। चेंजेस इन इकोनॉमिक ये क्या होता है देखो, एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो सकता है डिमांड की वजह से, इकोनॉमिकल डिमांड है ना। क्योंकि पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में अगर चेंजेस आ रहा है तो मतलब अगर एसेट का डिमांड डिक्रीज हो गया है, हमारे पास जो एसेट है वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के वजह से उसका डिमांड डिक्रीज हो गया है, ठीक है। तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो एसेट जितना भी नया क्यों ना हो हम लोगों के लिए, हो सकता है हम लोगों ने 2-4 महीने पहले ही खरीदा है, लेकिन वो ऑटोमेटिक डेप्रिशिएट हो जाएगा अगर उसका हायर वर्जन आ गया है, ठीक है, उससे बेटर टेक्नोलॉजी आ गया है, तो वही एसेट का वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कभी एक टाइम पे नॉर्मल कीपैड वाला मोबाइल फोन या फिर ये सब कितना महंगा आता था, ठीक है, लेकिन अभी वो मोबाइल फोन उतना महंगा नहीं है, बाकी जो क्योंकि हायर टेक्नोलॉजी की वजह से जो है मोबाइल फोन का जो है मतलब जो स्मार्टफोन है उसका वैल्यू अलग हो गया है, ठीक है, कीपैड वाले का अलग हो गया है। एक टाइम में जैसे कंप्यूटर का दाम मतलब जो डेस्कटॉप होता है वो ज्यादा था, ठीक है, फिर लैपटॉप आ गया तो फिर वो उसका वैल्यू कम हो गया। तो अलग अलग फैसिलिटीज जैसे ही आता जाएगा तो एग्जिस्टिंग एसेट्स का वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होते जाता है, मतलब इसको बोलेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंजेस होने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं डिक्रीज ड्यू टू, मतलब वैल्यू ऑफ एसेट, और क्या, डिक्रीज ड्यू टू डिमांड ऑफ एसेट। तो ये लैंग्वेज थोड़ा सा गलत हो जाएगा, फिर डिक्रीज ड्यू टू डिमांड ऑफ एसेट नहीं होगा, यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर लैंग्वेज पूरा नहीं होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ, डिमांड ऑफ द एसेट्स, डिमांड ऑफ द एसेट्स ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल changes in the habits of customer, due to technological changes and changes in the habits of customer, ठीक है। तो मार्केट में जिस चीज का डिमांड होगा वही चीज ज्यादा बिकेगा। चेंजेस इन द हैबिट्स ऑफ कस्टमर, लोग अभी ज्यादा स्मार्टफोन यूज करेंगे तो फिर स्मार्टफोन ही ज्यादा सेल होगा, ठीक है, हैबिट्स ऑफ द कस्टमर्स। तो बाकी जो है, बाकी चीजों का जो डिमांड में नहीं है वो ऑटोमेटिकली डिप्रिशिएट होता जाएगा, ठीक है। और एक क्या होता है, एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, ठीक है, लीगल राइट्स भी डेप्रिशिएट होता है, ठीक है। लीगल राइट्स से मतलब है जैसे कि मान लो पेटेंट, लीज, ठीक है, ये सब हम लोग क्या करते हैं, पेटेंट, लीज, ये सब हम लोग एज अ लीगल राइट्स, ये भी हमारा फिक्स्ड एसेट होता है। तुम लोग पता है तुम लोग को, जब बैलेंस शीट बनाते हो तो पेटेंट तुम लोग फिक्स्ड एसेट में दिखाते हो, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट में, ठीक है। तो ये इसका टर्म होता है, टर्म होता है, जैसे लीज का टर्म होता है उसी तरह से जो पेटेंट है उसका भी टर्म होता है, ठीक है। तो पेटेंट मान लो 10 साल के लिए करवाएं, जैसे ही पहला साल खत्म हुआ और 9 साल बाकी, देन 8, देन 7, तो ये क्या हो गया, लीगल राइट्स एक्सपायर्ड हो रहा है, ये भी डेप्रिसिएशन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें लिखो व्हेन द यूज ऑफ एन एसेट्स, जैसे कि
patents lease is governed by the time bound agreement, क्योंकि इसका टाइम होता है, ठीक है, जैसे लीज नॉर्मली 99 ईयर्स का होता है। अरेंजमेंट लिख दो, टाइम बाउंड अरेंजमेंट, द वैल्यू ऑफ सच एसेट may be decreased with passage of time, with passage of time। ठीक है, तो जैसे ही टाइम जाता जाएगा, ठीक है, उस तरह से जैसे पेटेंट फिर से रिन्यू करवाना पड़ेगा, ठीक है। लीज जो है वो 99 ईयर्स का अगर लीज लिया हुआ है तो फिर उसके बाद जैसे एक साल चला जाएगा 98 97 इस तरह से जो है डेप्रिशिएट होता जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस होता है मेनली डेप्रिशिएशन का, ठीक है। अब डेप्रिशिएशन का रीजन तो हम लोगों ने लिखा। अब डेप्रिशिएशन अगर हम लोग चार्ज नहीं करते हैं तो इससे हमारा क्या लॉस हो सकता है। अगर हम लोग डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो इससे हमारा लॉस मतलब क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो पहले देखो, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट सबसे पहला है कि हम लोग अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो हम लोग जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वो गलत हमें इनकम शो करेगा। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग से क्या मिलता है, ट्रेडिंग से मिलता है हमें जीपी या जीएल, ठीक है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या तो ग्रॉस लॉस। अब ये जब ब्रॉट डाउन होगा, मान लेते हैं कि प्रॉफिट ही है, यहाँ पर हम लोग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। अगर एक्सपेंसेस में हम लोग डेप्रिशिएशन नहीं दिखा रहे, जबकि ये भी एक एक्सपेंसेस है, अगर नहीं दिखा रहे, लेकिन मान लो फिक्स्ड एसेट हमारे पास काफी सारा है, फर्नीचर्स है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, हम लोग ये सब यूज कर रहे हैं बट इसका डेप्रिशिएशन नहीं दिखा रहे, तो हमारे लिए लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो ज्यादा दिखेगा, ठीक है, जबकि हम लोगों ने एसेट खरीदने में खर्चा लगाया है। अब पूरा खर्चा तो हम लोग एक बार में नहीं दिखा सकते। क्यों? उसका रीजन देखो, हम लोग एक प्लांट खरीदे, क्या ऐसा है कि पूरे एक साल में ही वो प्लांट हम लोग यूज कर ले रहे हैं? नहीं, नहीं कर पाते हैं। तभी तो हमें उसका एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट जितना यूज कर पा रहे हैं एक साल का, उतना का डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन नाम पे हमें दिखाना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग डेप्रिशिएशन नहीं चार्ज करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे हमें टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा और हमारे लिए भी लॉस है। क्यों? क्योंकि हमारा नेट प्रॉफिट हम लोग गलत एसेस करेंगे। तो पहला यहाँ पर रीजन देखो, यहाँ पर लिख देते हैं, हम जस्ट पॉइंट लिख दे रहे हैं, तुम लोग अपने हिसाब से इलाबोरेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं पॉइंट 2, ascertain true financial position, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। इस चीज को तुम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो। जो पॉइंट मैंने बताया जस्ट उतने को तुम लोगों को लिखना है, ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सके, ट्रू प्रॉफिट फाइंड आउट कर सके, ठीक है। ट्रू मतलब मैचिंग प्रिंसिपल्स जो होता है ना, वो भी तो हमारा एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर हम लोग कॉस्ट इनकट किए हैं फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए और उससे हम लोग रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, तो फिर रेवेन्यू और कॉस्ट का भी तो मैचअप होना चाहिए। तो हम लोग सेल कर रहे हैं जो प्रोडक्ट, वो तो बाय यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसमें फिक्स्ड एसेट का भी एक पोर्शन आता है। तो हम लोग रेवेन्यू तो दिखा रहे हैं बट उस पे इनकट किया हुआ कॉस्ट हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखा रहे, यानी डेप्रिशिएशन जो है, तो फिर गलत होगा। तो ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन हमें पता चले, इस वजह से हमें डेप्रिशिएशन चार्ज करना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा टू एसरटेन ट्रू एंड fair view of financial position, फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये दोनों पॉइंट लगभग एक जैसा ही है, लेकिन दोनों में छोटा सा एक फर्क है। देखो, जब हम लोग बोलेंगे कि हम लोग ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन एसर्टेन करना चाहते हैं, तो हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो कॉस्ट मतलब हमारा जो रेवेन्यू है, ठीक है, उसके साथ हमें अपना एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना चाहिए। जब तक हम लोग डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं करेंगे, हमारा इनकम जो है वो ज्यादा दिखाएगा, ठीक है। तो हमें मैचिंग प्रिंसिपल के वजह से जितना हमारा इनकम हो रहा है उसके लिए जितना भी एक्सपेंसेस या कॉस्ट हम लोगों ने इनकट किया है, वो पूरा पूरा दिखाना चाहिए। उस पॉइंट को यहाँ पर लिख सकते हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ एसेट में हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग ये चार्ज नहीं करते हैं, देन हम लोग का क्या होगा, डेप्रिशिएशन अगर चार्ज नहीं करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो हमारा मतलब ज्यादा दिखेगा, ठीक है। वो भी एक प्रॉब्लम है कि हमारा
बैलेंस शीट गलत दिखेगा। यहाँ पर तुम लोग पीएल का मैटर लिख सकते हो, यहाँ पर बैलेंस शीट का लिख सकते हो, बैलेंस शीट भी गलत दिखेगा। क्यों? अगर डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करेंगे तो एसेट अपना ओरिजिनल कॉस्ट ही शो करता जाएगा। मान लो 1 लाख का प्लांट मशीनरी खरीदा था, वो हमेशा 1 लाख ही दिखेगा, तो इससे हमारा बैलेंस शीट जो है वो गलत एसेस होगा। ठीक है, बैलेंस शीट हमारा गलत एसेस होगा, ये एक पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं टू एसर्टेन ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो कॉस्ट शीट तो सभी लोग कर रहे हो, तो तुम लोग देख सकते हो जब हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड लिखते हैं तो वहां पर डेप्रिसिएशन, कल ही हम लोग जब कर रहे थे कॉस्ट शीट, वहां पर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग आ रहा था, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी आ रहा था। अगर हम लोग वो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट का कॉस्ट गलत कैलकुलेट होगा। तो अगर हमारा फिक्स्ड एसेट का यूज हो रहा है किसी ना किसी तरीके से, तो फिक्स्ड एसेट का यूज होगा ही प्रोडक्शन करते हुए। तो अगर हम लोग ट्रू कॉस्ट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो विदाउट डेप्रिसिएशन तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा टू कंप्लाई विथ लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। जैसे देखो, ये कभी कभी क्या होता है, कंपलसरी होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा। ठीक है, कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करने के पहले डेप्रिसिएशन अपने फिक्स्ड एसेट पे चार्ज करना ही पड़ेगा। स्पेशली जो है कंपनीज एक्ट के ऊपर ये सब होता है। ठीक है, या फिर तुम लोग देख सकते हो टैक्स पढ़ रहे हो तुम लोग, तो टैक्स का भी मैटर होता है ना। अगर हमें सही सही टैक्स पे करना है तो पहला बात है डेप्रिसिएशन चार्ज करना तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है। दूसरा बात यह है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना तो एक नॉर्मल रूल्स है। ठीक है, तो अगर नहीं चार्ज करते हैं तो फिर वो लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेगा। ठीक है, तो लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। अगर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, अगर हम लोग कंपनी है, तो फिर हम लोग जो है डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। डिविडेंड डिक्लेयर करने के पहले फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा दूसरा और लास्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं टू एक्यूमुलेट फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। ये क्या होगा देखो, जब हम लोग का जो डेप्रिसिएशन लग रहा है एसेट पे, हम लोग क्या कर सकते हैं, उतने ही अमाउंट का एक फंड भी बना सकते हैं। ठीक है, एक्यूमुलेटेड फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट का मतलब है आज एक प्लांट मशीनरी खरीद रहा है, उसका तो एक लिमिटेड लाइफ होगा ना, अनलिमिटेड तो नहीं होता है। लिमिटेड लाइफ का मतलब मान लो कि कोई एक प्लांट मशीनरी 10 साल चलेगा, जैसे तुम लोग के पास जो मोबाइल है लैपटॉप है, ऐसा तो नहीं है कि 100 100 साल चलेगा, ऐसा नहीं होता है, उसका एक लिमिटेड लाइफ होता है। किसी के पास कोई चीज 10 साल चल सकता है, किसी के पास 8 साल, वो बात अलग है, वो होता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा मोबाइल जो है हम ये 5 साल चला लेंगे, अब तुम लोग बोल सकते हो नहीं हमसे 3 साल चलेगा, कोई बोल सकते हो मेरे से 6 साल चलेगा, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा तो नहीं है 100 साल चलेगा। ठीक है, तो एक मैक्सिमम लाइफ में कोई मिनिमम टाइम यूज करता है, कोई वो मैक्सिमम टाइम यूज कर लेता है। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट का मतलब जब मान लो तुम लोग को नया मोबाइल खरीदने का जरूरत होगा तो एक खर्चा होगा। ठीक है, अब ये पैसा कहाँ से पे करोगे, अचानक से बिजनेस रेस्पेक्ट में सोचो, जैसे ही बिजनेस में एक प्लांट मशीनरी खरीदने का जरूरत होता है, जैसे हम लोग को अचानक कुछ खरीदने में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक एक्सपेंसेस का बात होता है, अचानक से एक एक्सपेंसेस हो, तो उसी तरह से बिजनेस में भी ना अचानक से एक्सपेंस होने से उनको भी प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए वो लोग क्या कर सकते हैं, फंड बना के रख सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं फंड। कैसे करके, जैसे मान लो जितना डेप्रिसिएशन हो रहा है उतने अमाउंट का एक फंड बना लिया और उस फंड के पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया, और इन्वेस्ट करके उससे इंटरेस्ट आने लगा, तो जब हम लोग रिप्लेस करेंगे हमारा फिक्स्ड एसेट तो हमारे पास पहले से एक फंड रहेगा जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं एसेट को रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट से कुछ अमाउंट फंड क्रिएट करने के लिए हटा सकते हैं। ठीक है, कितना हटा सकते हैं, जितना हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करें उतना हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा इस साल मेरा प्लांट मशीनरी 10,000 का यूज हुआ तो मुझे 10,000 रुपए जमा कर लेने चाहिए, क्योंकि जब हम फ्यूचर में फिक्स्ड एसेट खरीदने जाएंगे तो वो अमाउंट उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को बोला जाता है एक्यूमुलेट्स फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट से कुछ अमाउंट, ठीक है, मतलब जितना डिप्रिसिएशन चार्ज करे उतना अमाउंट हर बार क्या कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, फंड बना सकते हैं। फिर उस फंड को सिर्फ रख के कोई फायदा नहीं है, मान लो 5 साल बाद एसेट रिप्लेस करना है, क्या 5 साल सिर्फ फंड ही बनाते रहेंगे, 10,000 10,000 10,000, हम लोग उस फंड को इन्वेस्ट भी कर देंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, इन्वेस्ट करने से कुछ ना कुछ तो रिटर्न आएगा, तो फंड का पैसा जितना होना चाहिए उससे थोड़ा बहुत तो ज्यादा हो ही जाएगा, और एसेट रिप्लेस करने में हमारे लिए आसानी होगा। तो ये सब रीजन होता है, ये हो गया कॉजेस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन।
क्या बेनिफिट है, ठीक है। कॉजेज ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, क्यों हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन जिस पे चार्ज होता है वो एसेट किस तरह का होना चाहिए। वो एसेट, पहला बात है, डेप्रिसिएशन जिस पे चार्ज होता है उस एसेट का लाइफ होना चाहिए लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड लाइफ होना चाहिए, ठीक है। और वो क्या होना चाहिए, वो हम लोग का नॉट फॉर रीसेल होना चाहिए, नॉट फॉर रीसेल होना चाहिए, ठीक है। और यूज्ड फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। अब ये मैंने पॉइंट जो है ये पहले भी बोला था, लेकिन एक बार फिर से इसीलिए बता रहे, जैसे मान लो कि हम लोग के पास एक लैंड है जिसको तुम लोग बोल सकते हो फ्री होल्ड, ठीक है, फ्री होल्ड लैंड ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो फ्री होल्ड लैंड जो है इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, लैंड का एप्रिसिएशन होता है, ये तुम लोग को पता है, ठीक है, एप्रिसिएशन होता है, क्योंकि इसका कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कोई भी फिक्स्ड एसेट, क्योंकि लैंड भी तो फिक्स्ड एसेट है, उसको भी तो हम लोग फिक्स्ड एसेट के अंडर ही लिखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि फिक्स्ड एसेट के अंडर नहीं लिखते हैं। फिर इस पे डेप्रिसिएशन क्यों नहीं होता है, इस पे डेप्रिसिएशन इसीलिए नहीं होता है क्योंकि लैंड का जो लाइफ है ना वो अनलिमिटेड है, ठीक है। इस पे एप्रिसिएशन होता है क्योंकि इसका लाइफ जो है ये अनलिमिटेड होता है, लिमिटेड नहीं होता है, ठीक है। जो खुला जमीन होता है, ठीक है, उसका लाइफ कभी भी लिमिटेड नहीं होता है, अनलिमिटेड होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा, इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, एप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। और इसका लाइफ जो है देखो, अब क्या होना चाहिए, लाइफ जो है मोर देन 1 ईयर होना चाहिए, ये भी लिख देते हैं, लाइफ मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, तब जाके डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। और लैंड का लाइफ जो है वो अनलिमिटेड है, तो मोर देन 1 ईयर तो है लेकिन अनलिमिटेड है ना, मोर देन 1 ईयर तो है लेकिन अनलिमिटेड है। अब डेप्रिसिएशन होने के लिए ऑल दिस कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, अगर एक भी सेटिस्फाइड नहीं होता है इन दैट केस उस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। जैसे देखो, देख सकते हो, जैसे मैंने बोला ये लैंड वाला एग्जांपल, उसका लाइफ मोर देन 1 ईयर है, अगर इस पे हम लोग चेक करते हैं लाइफ मोर देन 1 ईयर है, ठीक है, चलो इस पे टिक लग गया। लाइफ लिमिटेड है, ये क्रॉस हो जाता है, नॉट फॉर रीसेल, चलो ठीक है, हम लोगों ने अपना लैंड नॉट फॉर रीसेल ही रखा हुआ है, इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलेगा फ्यूचर में, अभी वो भी ठीक है, लेकिन लिमिटेड लाइफ जो है इसका नहीं है, अनलिमिटेड है। एक भी पॉइंट, चार में से अगर एक भी पॉइंट क्रॉस लग जाता है ना तो वो डेप्रिसिएबल एसेट नहीं होता है, ठीक है। अब मान लो किसी के पास क्या है, कार है, कार है, होल्ड एज स्टॉक, ठीक है, होल्ड एज स्टॉक। अब इस पे क्या होगा, इस पे डेप्रिसिएशन कभी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इस पे कौन सा, देखो ये कार का लिमिटेड लाइफ है, हाँ, ऐसा तो नहीं एक कार खरीद लिए मतलब मतलब हमेशा चलता ही जाएगा, 100 साल 2 साल, ऐसा नहीं होता, लिमिटेड लाइफ है, ठीक है। अच्छा, यूज्ड फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, लाइफ मोर देन 1 ईयर, ठीक है। नॉट फॉर रीसेल, तो ये पॉइंट तो वैलिड नहीं हुआ क्योंकि मैंने बोला कि कार होल्ड एज स्टॉक है, अगर कार को हम लोग स्टॉक के हिसाब से रख रहे हैं तो वो तो रीसेल हो गया, अगर ये पॉइंट हो रहा है फिर ये डेप्रिसिएबल नहीं है, अगर डेप्रिसिएबल नहीं है तो ये फिक्स्ड एसेट नहीं है। लेकिन अगर मैंने बोला सिर्फ कार, ठीक है, कार है किसी के पास, तब ये डेप्रिसिएबल एसेट होगा, तब ये डेप्रिसिएबल एसेट होगा, क्यों, अगर किसी के पास सिर्फ कार है तो उसका लिमिटेड लाइफ तो वैसे भी है, ठीक है, लिमिटेड लाइफ है, नॉट फॉर रीसेल भी है, यूज्ड फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट है, लाइफ मोर देन 1 ईयर भी है, तो चारों का चारों कंडीशन जिस पे फुलफिल करता है सिर्फ वही होता है फिक्स्ड एसेट, वैसा वाला जिसपे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। जैसे ये करंट एसेट हो गया तभी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ, लेकिन लैंड का अगर देखो तो ये फिक्स्ड एसेट ही है बट इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा क्योंकि इसका लाइफ जो है ये अनलिमिटेड है, जो कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। अगर अनलिमिटेड है तो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि डेप्रिसिएशन का कितना सारा मेथड्स हमें पढ़ना पड़ेगा। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका बहुत सारा नाम होता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड।
नेक्स्ट हम लोग रिटन डाउन वैल्यू मेथड पढ़ते हैं। रिटन डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसका और एक नाम भी होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एक ही बात है, कोई भी नाम दे यही वाला मेथड बताया जाएगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, और एक है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड। मेनली ये तीन तुम लोग का मेथड है, अगर कुछ और होगा तो मैं ऐड कर देंगे। मेनली मुझे जितना याद है ये तीन मेथड रहता है। अच्छा, इसमें से हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर जो है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो। अच्छा हाँ, और एक दो टर्म है वो बता देते हैं। डेप्रिसिएशन का और एक दो टर्म भी होता है, जैसे डेप्रिसिएशन को हम लोग एमोटाइजेशन भी बोलते हैं, ये भी जान लो, ठीक है। एमोटाइजेशन भी बोलते हैं। एमोटाइजेशन कब बोलते हैं? एमोटाइजेशन का मतलब भी होता है कि हम लोग डेप्रिसिएशन ही है बेसिकली, ठीक है। लेकिन ये फिक्स्ड एसेट पे ही होगा, लेकिन इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट पे, ठीक है। जब इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट का लाइफ हम लोग क्या करते हैं, वो राइट ऑफ करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं एमोटाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज अ ग्रेजुअल एंड सिस्टमेटिक रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल एसेट ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ का मतलब क्या होता है वो भी बता देते हैं। जैसे देखो, एक एसेट का मान लो 10 years लाइफ है, ठीक है। एक एसेट का लाइफ है 10 years टोटल, क्योंकि अनलिमिटेड तो होगा नहीं, ठीक है। टोटल लाइफ 10 years है। मान लो एक एसेट का टोटल लाइफ 10 years है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इसे 8 साल यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग सोच रहे हैं हम लोग इसे 8 साल यूज करेंगे। तो ये जो 8 years हो गया, ये हो गया एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। टोटल लाइफ भले ही 10 साल है, हम लोग सोच रहे हैं, मान लो तुम लोगों ने एक मोबाइल खरीदा, तुम लोग को पता है ये मोबाइल 10 साल चल जाएगा, लेकिन तुम लोग सोच रहे हो हम लोग 8 साल ही चलाएंगे। तो ये हो जाता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है। इस लैंग्वेज का मतलब होता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। और टोटल लाइफ और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ अलग अलग हो सकता है, एक भी हो सकता है। अगर किसी एसेट का टोटल लाइफ जितना था उसको यूज कर किया है जिन्होंने, उन्होंने भी अगर उतना ही यूज किया है, तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इक्वल टू टोटल लाइफ ऑफ द एसेट हो सकता है, ठीक है। और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो टोटल लाइफ अलग बात हो गया, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ अलग बात हो गया, लेकिन ये दोनों भी सेम हो सकता है अगर हम लोगों ने उतना ही एसेट को यूज कर लिया जितना उसका टोटल लाइफ था, ठीक है। ये हो गया एमोटाइजेशन। अब इंटेंजिबल एसेट मतलब कहाँ कहाँ लग सकता है, जैसे एग्जांपल में देख लो, गुडविल पे हो जाएगा, ठीक है। पेटेंट पे हो जाएगा, कॉपीराइट पे हो जाएगा। पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है। जितने तरह का इंटेंजिबल एसेट है उसका वैल्यू जब हम लोग डिक्रीज करते हैं तब हम लोग उसको बोलेंगे एमोटाइजेशन, ठीक है। और एक बात होता है, और एक लैंग्वेज होता है डिप्लेशन, ठीक है। ये कब होता है? ये भी है डेप्रिशिएशन का ही जैसा, ठीक है। डेप्रिशिएशन पे ही ये मतलब इसका नाम अलग इसीलिए है क्योंकि अगर हम लोग मान लो नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइक कोल माइन से कोल निकालना, ठीक है। तो जैसे मान लो क्वेरी माइन से जो है हम लोग मिनरल्स वगैरह अगर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है हम लोगों का, तब बोलते हैं डिप्लेशन, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेस को जब हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये लिख देते हैं, इट इज, ऐसे लिखो, इट रेफर्स टू, ऐसे लिख देते हैं, इट रेफर्स टू फिजिकल डिटोरिएशन बाय द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस like ore deposit in mine,
ऑयल वेल्स मतलब तेल, ठीक है, टिम्बर स्टैंड, अच्छा और हो सकता है क्वेरीज, कोल एटसेट्रा, ठीक है। अगर नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो भी कम हो रहा है, कोल माइन से कोल निकालेंगे तो कोल का क्वांटिटी कम हो गया, आगे जाके वहां कोल उतना नहीं मिलेगा, तो वो भी हो जाता है डिप्रिशिएशन, बट लैंग्वेज यूज होता है डिप्लेशन, ठीक है। तो ये सब जो तुम लोग का एमसीक्यू मैचिंग ये सब में जो है काफी आता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अगर हमें नॉलेज नहीं होगा फिर हम लोग आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का मेन जो भी थियोरिटिकल हमें थोड़ा पता करना था, ठीक है। अब हम लोग देखो मेथड्स तो मैंने बता दिया, अब डिप्रिशिएशन का कैसे एंट्री होता है वो थोड़ा सा बता देते हैं, जर्नल एंट्री, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन भी लेते हैं। देखो जर्नल एंट्री सबसे पहले तो एसेट परचेज का होगा, तो एंट्री हो जाएगा एसेट टू कैश या बैंक, कैश हो सकता है, बैंक लिख सकते हैं, या फिर क्रेडिटर अगर क्रेडिट में हुआ तो, ठीक है। नॉर्मली डिप्रिशिएशन का क्वेश्चन क्रेडिट वाला होता नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज अगर करते हैं तो डेप्रिसिएशन टू एसेट, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड और इसको चार्ज कर रहे हैं एसेट पे, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है। फिर ये डेप्रिसिएशन पीएल में क्लोज हो जाएगा, तो पीएल डेबिट टू डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेनली 3 एंट्री होता है। अब मान लो अगर हम लोग इस जो एसेट खरीदे उसको बेच दे रहे हैं तो एंट्री क्या हो सकता है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट चला जाएगा हमारे पास से। अब हम लोग का एसेट जो सेल हुआ वो लॉस में भी हो सकता है, तो पीएल डेबिट होगा इन केस ऑफ लॉस, और अगर प्रॉफिट हुआ तो टू पीएल होगा इन केस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये मैंने एक जनरल जो है एंट्री वो लिखवा दिया, ठीक है, जनरल एंट्री लिखवा दिया। तुम लोग का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वगैरह भी है, तो वो जब क्वेश्चंस में आएगा तो उसका भी हम एंट्री लिखवा देंगे, ठीक है। तो अभी एक नॉर्मल एंट्री मैंने लिखवा दिया है जो हर जगह पे हर मेथड पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। मेथड अलग अलग हो, एंट्री एक जैसा ही होगा, लेकिन अगर हमें बता दे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करो तब थोड़ा सा एंट्री का पैटर्न अलग हो जाएगा। तो वो जब क्वेश्चन आएगा हम लोग देखेंगे। अभी हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो एसएलएम मेथड से है। अच्छा एसएलएम मेथड का थोड़ा सा बता देते हैं। एसएलएम मेथड मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो यहाँ पर हम लोग हमेशा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ही चार्ज करते हैं, ठीक है। हर बार एक ही जैसा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हो जाता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन इनटू रेट। अगर क्वेश्चन में रेट दे रखा है तो हम लोग यहाँ से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इक्वल टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला, जैसे मान लो एक एसेट का वैल्यू है 10,000 और इन्होंने सोचा है डेप्रिसिएशन करना है 10% पर एनम, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर 100 रुपए का एसेट है तो 10 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 10,000 का एसेट है तो कितना होगा, अगर 100 का एसेट है तो 10 का डेप्रिसिएशन 1 है तो 10/100, देन 10,000 है तो ऐसे। तो ये देखो ये कैलकुलेट करने से जो आएगा, मतलब बेसिकली तुम लोग को 10,000 इंटू 10% कर देना है। अगर और डेप्रिसिएशन हमेशा टाइम के हिसाब से लगता है। अगर पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में पूरा का पूरा 12 मंथ्स एसेट यूज हुआ है तो 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, अगर 9 मंथ्स हुआ है तो 9 मंथ्स का, 6 मंथ्स है तो 6 मंथ्स का। तो अगर वन ईयर का होता है तो 10,000 इंटू 10% करने से पर एनम है तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास रेट नहीं रहता है, इन दैट केस हमें क्या करना है, तो हमारे पास एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जरूर होगा। तब हमारा फॉर्मूला जो लिखा है उसका मतलब क्या होता है, एक एसेट है मान लो 10,000 का, अगर हम लोग उसका यूजफुल लाइफ हमें पहले सोच लेना पड़ेगा। मान लो उस एसेट को हम लोग यूज कर रहे हैं सपोज यहाँ पर 8 ईयर्स, जैसे मैंने बोला 8 ईयर्स यूज करने का सोचा है, और 8 ईयर्स बाद जब हम लोग इस एसेट को मार्केट में बेचने जाएंगे तो अगर हमें इससे कुछ भी रिकवरी होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। कुछ भी रिकवरी होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो मान लो स्क्रैप वैल्यू है 2,000, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोगों ने सोचा था एसेट को 8 साल यूज करेंगे, 8 साल यूज किया और हम लोगों ने सोचा था इसका स्क्रैप वैल्यू होगा 2,000, ठीक है। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, मेरा एसेट आज के डेट पे 10,000
2000 का है, हम 8 साल इसे यूज करेंगे और 8 साल बाद ये 2000 में स्क्रैप के वैल्यू में हम मार्केट में इसे बेच देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 8 साल में, पूरे 8 साल में मैंने कितने का एसेट यूज कर लिया होगा? 8000 का यूज कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि तभी तो हम 8000 किसी से चार्ज नहीं कर सकते हैं, 2000 ही चार्ज करेंगे ऐसा सोच रहे हैं। अब ये एस्टिमेटेड है, गारंटी थोड़ी ना है कि हम लोग सेकेंड हैंड कुछ भी चीज बेचने जाते हैं तो हम लोग जितना सोचते हैं उतना नहीं होता है, उससे कम ज्यादा हो सकता है, कम ही होता है, ज्यादा कम मतलब ज्यादा का चांसेस नहीं होता है। फिर भी कम ज्यादा हो सकता है, एग्जैक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी एग्जैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एस्टिमेटेड होता है। अब ये होगा कि नहीं होगा वो तो गारंटी नहीं है, ठीक है, कि 8 साल बाद ये एसेट 2000 में ही बिकेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये स्क्रैप वैल्यू। तो हम लोग ये मान रहे हैं कि हम लोग 8 साल में 8000 रुपीज का अगर एसेट यूज कर लेंगे तो एक एक साल में कितने का यूज किया होगा? 1000 का यूज किया होगा, यानी डिप्रिशिएशन पर एनम 1000 हो गया। इस हिसाब से यहाँ पर जो है डिप्रिशिएशन का फॉर्मूला बना हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड का, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्मूला इस तरह से लॉजिकली बना हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन था स्ट्रेट लाइन मेथड का, इसमें क्या बोला है? देखो, इसमें बोला है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम मेथड, ठीक है। हमें स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को भी कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीन एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज टू बी कैपिटलाइज्ड, ये वाला पॉइंट भी बताते हैं। जब हम लोग कोई भी एसेट खरीदते हैं उसे पुट टू यूज के पहले उस पर जितना भी खर्चा होता है हमारा, ठीक है, जैसे कि इंस्टॉलेशन का हो गया, इरेक्शन का हो गया, कैरेज इनवर्ट हो गया, वो सारा का सारा एसेट के दाम में ऐड हो जाता है, जिसको बोला जाता है अकाउंट्स के लैंग्वेज में कैपिटलाइजेशन, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया है, मतलब ये सारे खर्चे हुए हैं एसेट को पुट टू यूज के पहले, तो ये सारा खर्चा ये ऐड हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट हमें पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोगों को दूसरे कॉलम में दे रखा है एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल का मतलब ही होता है स्क्रैप, ठीक है। मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि ये 8 साल बाद ये एसेट इतने में सेल कर देंगे, 6 इयर्स बाद इतने में, 3 इयर्स बाद इतने में, 5 इयर्स बाद इतने में। हमें बोला है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करो और रेट निकालो, रेट भी निकालो। अब क्वेश्चन में देखो हमें रेट दिया हुआ नहीं है, तभी तो रेट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो हमें जो डिटेल्स दिया हुआ है उससे हमें फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बोल के हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो कैसे होगा। यहाँ पर मशीन नंबर 1 से लेके 4, कॉस्ट ऑफ मशीन, टोटल कर लेते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, ये दोनों को ऐड करके लिख लेते हैं, ठीक है। 90,000 और 10,000, 1 लाख। अच्छा, फिर देखो 24 और 7,000, 31,000। अच्छा, फिर है 1,05,000 और 20,000, 1,25,000, 2,50,000 और 30, 2,80,000, ठीक है। ये हो गया हम लोग का टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे? हमें एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू दे दिया है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप या रेसिडुअल डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है। ये फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होके आएगा। तो पहले वाले में ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख, माइनस स्क्रैप या रेसिडुअल वैल्यू है 20,000 और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 8 ईयर्स। सेकेंड यहाँ पर 31,000 माइनस 3,100 और 6 इयर्स है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट 1,25,000 माइनस 12,500 डिवाइडेड बाई 3, और नेक्स्ट है 5, 2,80,000 माइनस 56,000
तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन पर एनम आ जाएगा। देखो कंसेप्ट समझो, पर एनम क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 लाख में से अगर हम लोग बोल रहे हैं कि 20,000 रिकवर कर लेंगे 8 इयर्स बाद, तो ये 80,000 का जो कंजम्पशन है वो 8 साल में मान रहे हैं, तो एक एक साल में कितना हो जाता है 10,000 करके। तो ये आ जाता है डेप्रिसिएशन, रुपीज में आता है, ₹10,000 पर एनम। फिर नेक्स्ट ये वाला देखो, 3,10,000 माइनस 3,100 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाता है 51,000। ये कितना आ रहा है, 3,10,000 माइनस 3,100। हाँ मेरा तो आ रहा है 51,150, ठीक है, पर एनम। और 1,25,000 माइनस 12,500 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ रहा है 37,500 पर एनम, ठीक है, 37,500 पर एनम। अच्छा, और ये वाला आ जाएगा 2,80,000 माइनस 56,000 डिवाइडेड बाई 5, तो 44,800 आ रहा है, ठीक है, 44,800 पर एनम आ रहा है। अब हमें बोला है कि रेट निकालो, ठीक है, रेट कैसे निकलेगा, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो लॉजिकली सोच के देखो, रेट का मतलब बोल रहा है कि कितना परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन जितना चार्ज हुआ है, ठीक है, डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होता है, एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होता है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100, तो रेट पता चल जाएगा। तो पहले केस में देखो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है हर साल, 10,000 चार्ज हो रहा है, कितने के एसेट पे, 1 लाख के एसेट पे, इंटू 100 कर लो, तो 10% आ जाएगा, 10% पर एनम, ठीक है। अच्छा, ये वाला देखो कितना एसेट का वैल्यू है, डेप्रिसिएशन कितना, 51,150 डिवाइडेड बाई 3,10,000 इंटू 100, ठीक है। अच्छा, ये तुम लोग के मैथ से ही मैंने क्वेश्चन लिया है, लेकिन शायद तुम लोग के मैथ से अगर देख रहे हो तो टैली नहीं होगा, हम बता देते क्यों नहीं होगा। पहला बात तो है कि आंसर अगर कोई देख रहे हो तो ये देखो, ये 3 और ये 5 जो है ना, उन्होंने ऑल्टर कर दिया है, ठीक है, 8, 6, 5, 10 ऐसे कर दिया है, जबकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये एक मिस्टेक है। तो इस वजह से आंसर जो है हमारा मैच नहीं होगा। तो नहीं होए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सही सही क्वेश्चन करने से मतलब है। आंसर मैच हो जाएगा, अगर तुम लोग भी इसे 8, 6, 5 और 10 कर देते हो तो तुम लोग का भी आंसर मैच होगा, ठीक है, अगर कोई मैट में देख रहे हो तो। बाकी हम लोगों को सही क्वेश्चन करने से मतलब है, वहां पर थोड़ा सा मिस प्रिंट वगैरह किया हुआ है, इसको सही नहीं किया हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा हमें। 16.5% आ गया, ठीक है, पर एनम। अच्छा, यहाँ पर 37,500 है, और 1,25,000 इंटू 100, तो 30% हो रहा है, 30% पर एनम। और ये हो जाएगा 44,800 और 2,80,000 इंटू 100। 16% आ रहा है, ठीक है। तो लॉजिक पता होना चाहिए था हमें मेनली इस क्वेश्चन के लिए, कि कैसे करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, कैसे करके रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बाकी हम लोगों का कैलकुलेशन सब सही है, जैसा डेटा रहेगा उस हिसाब से हमें करना है, तो हमारा आंसर सही ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ कुछ जर्नल एंट्री बोला नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हमें कैलकुलेट करके दिखाना था, तो हम लोगों ने कैलकुलेट करके दिखा दिया। अगेन स्ट्रेट लाइन मेथड का फिर से एक क्वेश्चन, ए मशीन इज परचेज फॉर 7 लाख, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इट्स कार्टेज एंड इंस्टॉलेशन, तो पुट टू यूज के पहले ही होता है कार्टेज और इंस्टॉलेशन का खर्चा, तो इसका मतलब एसेट तो खरीदे थे 7 लाख देके, लेकिन उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए और भी 3 लाख का खर्चा हुआ, यानी टोटल एसेट का वैल्यू 10 लाख हो जाता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। अब अगर परसेंटेज दे देता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे देता है, तो हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से ही कैलकुलेट करना पड़ता है। और वैसे भी दूसरा हमारे पास कोई डेटा है नहीं, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ या फिर स्क्रैप वगैरह का, तो फिर हमें यही वाला फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड करना है फॉर द फर्स्ट ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च 2022, इफ द मशीन इज परचेज्ड ऑन 1st अप्रैल, 1st जुलाई, 1st अक्टूबर, 1st जैन। तो ये कैसे होगा, अगर हम लोग का हमें 31st मार्च को कैलकुलेट करके देना है 2022 में कि डेप्रिसिएशन
कितना होगा अगर एसेट खरीदा गया है 1 अप्रैल 2021 में, क्योंकि मैंने पहले ही बोला डेप्रिसिएशन होता है अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड ऑफ द एसेट। तो अगर ये पूरा 12 मंथ्स यूज हो रहा है तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन 12 मंथ्स का लगेगा। फिर नेक्स्ट बोला है कि 1 जुलाई को परचेस, अगर 1 जुलाई 2021 को परचेस होता है, इन दैट केस ये डेप्रिसिएशन यहाँ से यहाँ कितना लगेगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 9 मंथ्स का लगेगा। अगर 1 अक्टूबर को परचेस होता है तो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, सॉरी मार्च तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो 6 मंथ्स का लगेगा। और अगर जैन में परचेस होता है 1 ऑफ जैन 2022, तो जैन पूरा फेब पूरा मार्च पूरा, ठीक है। डेट हमें इसमें देखो ये आसान लगता है, लेकिन गलती कब हो जाता है, हम लोग ये नहीं देखते हैं कि ये 1 था कि 30 था, ठीक है, मतलब ईयर एंड था कि ईयर का स्टार्टिंग। जैसे जैन से लेके मार्च तक, अब जैन का 1 तारीख है तो जैन पूरा डिप्रिसिएशन लगेगा, फेब पूरा डिप्रिसिएशन लगेगा, मार्च का एंड तक है तो मार्च पूरा डिप्रिसिएशन लगेगा, तो ये 3 मंथ्स का हो जाएगा। तो हमें इस तरह से डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करके बताना है। तो पहला वाला 12 मंथ, दूसरा 9, 6 और 3, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखते हैं, देखो इलास्ट्रेशन 9, पहला वाला डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है 1 अप्रैल से, यहाँ पर पहले देख लेते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप। ओ अच्छा, यहाँ तो वो वाला नहीं होगा, यहाँ पर हमें रेट लगाना है। चलो रेट लगाना है। डेप्रिसिएशन एसेट का वैल्यू हो जाएगा 10 लाख, ठीक है। टोटल करके तुम लोग को दिखा देना है, 10 लाख हो गया। 10 लाख पे इसको लिख के दिखा सकते हो, टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट हम वो नहीं दिखा रहे, पहले दिखा देना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक वर्किंग नोट जरूर बना लेना है तुम लोगों को कि क्यों 10 लाख किया। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट परचेज वैल्यू प्लस कार्टेज इंस्टॉलेशन बोल के 3 लाख दिखा के 10 लाख कर लो, ठीक है। फिर एसेट का वैल्यू आ जाएगा 10 लाख। अब डिप्रिसिएशन 10 लाख इंटू 10%, जैसे ही 10% करते हैं, सॉरी 20% करते हैं, तो ये पूरे साल का बता रहा है, ठीक है। और पहला जो ऑप्शन ए है, क्वेश्चन ए है, वहां पर हमारा पूरा 12 मंथ्स का यूज हो रहा है, यानी ये डिवाइड करने से, 12 से डिवाइड करने से क्या होता है, 1 महीने का निकल के आएगा। देखो 10,000 जो है उसको 20% करते हैं, 10,000 जो है उसको अगर 20% करते हैं तो हम लोग का 1 साल का निकल के आएगा, डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 1 महीने का निकल के आएगा, इंटू 12 करेंगे तो 12 महीने का निकल के आएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है 2 लाख, लेकिन ये रुपीज में होगा, रुपीज 2 लाख पर एनम, ठीक है, हमेशा रुपीज लिखना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 10 लाख का एसेट है इंटू 20%, ठीक है। अब ये 20% पूरे 1 साल का है, डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 1 मंथ का पता चलेगा, और जुलाई से लेके हमें कितने मंथ का कैलकुलेट करना पड़ेगा, 9 मंथ का, तो इसीलिए 9/12 लिखते हो। बेसिकली हम लोग लिखते हैं 9/12, लेकिन लॉजिक ये है कि डिवाइडेड बाई 12 होता है, तो जिससे हमें एक एक मंथ का पता चलता है, इंटू 9 करेंगे तो पूरे 9 मंथ्स का पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 10 लाख इंटू 20% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,50,000। अब इस पे पर एनम नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि 1,50,000 हो रहा है फॉर 9 मंथ्स, ठीक है, फॉर 9 मंथ्स, ये फॉर 12 मंथ्स नहीं हो रहा है, तो हम लोग पर एनम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा डेप्रिसिएशन 10 लाख इंटू 20% डिवाइडेड बाई 12 इंटू, ये हो जाता है 6 मंथ्स था अक्टूबर से, तो 6 मंथ्स का, ठीक है। तो 6 मंथ्स का कितना होगा, 1 लाख होगा। कैसे पता चला, देखो ये छोटा छोटा चीज हम लोग अगर ध्यान में रखेंगे हमारा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। सेम रेट पे 12 मंथ्स का 2 लाख है तो 6 मंथ्स का 1 लाख होगा, ठीक है। तो रुपीज 1 लाख फॉर 6 मंथ, ठीक है। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन इंटू 3, ठीक है। अब इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, 6 मंथ्स का अगर 1 लाख है तो 3 मंथ्स का कितना होगा, 50,000। अदरवाइज कैलकुलेट करके भी देख सकते हो फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, ये भी एक छोटा सा ही क्वेश्चन था, इसमें और कुछ नहीं था, जस्ट कैलकुलेशन सिखाया जा रहा है इस तरह से। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है
Next question. On 1/1/2019, a machine was purchased for 1,50,000 was paid for installation. तो इंस्टॉलेशन पुट टू यूज के पहले का खर्चा है, जब तक हम लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे उसे हम लोग यूजेबल कंडीशन में नहीं ला पाएंगे, यानी एसेट को यूज करने के पहले टोटल खर्चा पूरा कैपिटलाइज्ड होता है, तो ये 1,50,000 हो जाएगा. एज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अप टू 31st of December 2021. हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 31st of December 2021 तक का, और खरीदा गया है 1st of Jan 2019 में. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का 1st Jan 2019 में खरीदा गया है, तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, तो 19 से लेके 20, ठीक है, पहला यहाँ पर 19 तक, सॉरी 31st December 19 तक हो जाएगा 1 ईयर, फिर 20 तक हो जाएगा, 31st December 20 तक हो जाएगा 2020 1 साल, फिर यहाँ पर मतलब टोटल 3 साल का अप टू यहाँ, मतलब टोटल 3 इयर्स का हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दिखाना है, वो भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में. तो देखो कैसे होगा. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का कैलकुलेशंस अलग होता है, स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन 10, यहाँ पर लिखते हैं 1/1/19 कॉस्ट ऑफ परचेज 1 लाख प्लस इंस्टॉलेशन 50,000. टोटल कॉस्ट एज ऑन 1/1/19 1,50,000 लेस डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन हमेशा एक फाइनेंशियल ईयर को मेंटेन करके किया जाता है. अब इनका ईयर 31st दिसंबर को क्लोज होता है, क्योंकि हमें बोला है देखो 31st दिसंबर तक का अकाउंट बनाने के लिए, तो जैन टू दिसंबर होता होगा, तो पहले 19 और डेप्रिसिएशन का रेट है 10% एट द रेट ऑफ 10% करके, तो 10% पर एनम, तो 1,50,000, क्योंकि एकदम ईयर के स्टार्टिंग में खरीदा गया था तो पूरा का पूरा 12 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन लगेगा, तो इस पे 10% कर लो, तो ये हो जाएगा 15,000. ठीक है, 10% करने से 15,000. कैलकुलेटर में फिर तुम लोग के पास जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में करो माइनस इक्वल टू जो लिखे हो, फिर अगर माइनस इक्वल टू करोगे ऑटोमेटिकली WDV वैल्यू दिख जाएगा तुम लोग को, कैलकुलेट दोबारा करने का जरूरत नहीं होता है. ठीक है, कैलकुलेटर में माइनस इक्वल दबाओ 1,35,000 दिखना चाहिए. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,35,000, ये हो गया WDV वैल्यू एज ऑन 1/1/20. ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन 31st December 20 तक. ठीक है, अब किस पे लगेगा, इस वैल्यू पे लगेगा. क्यों इस वैल्यू पे लगेगा, क्योंकि हम लोगों का मेथड ही होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, मतलब हमेशा रेट जो है वो रिटन डाउन वैल्यू पे लगेगा. तो अगेन 1,35,000 कैलकुलेटर में दिख रहा होगा, इनटू तुम लोग को करना है 10%. ठीक है, इंटू 10% करने से हो जाएगा 13,500, फिर माइनस इक्वल टू कैलकुलेटर में करो तो 1,21,500 मिल जाएगा. ये हो गया WDV वैल्यू एज ऑन 1/1/21. ठीक है, और यहाँ पर हमें कब तक का बोला था, 21 तक का, तो यही वाला लास्ट हो जाएगा डेप्रिसिएशन एज ऑन 31st December 21. अब इस पे लगेगा हम लोग का 10%, तो 10% हो जाता है 12,150, फिर माइनस इक्वल टू कर लो कैलकुलेटर में, वैल्यू आ जाएगा 1,09,350. तो ये हो जाएगा हम लोग का WDV एज ऑन 1/1/22. ठीक है, ये हो गया. अब ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कैसा हुआ, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होगा हम लोग का, फिर ये देखो यहाँ पर लिखवा देते हैं एक बार. यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कैसे कैलकुलेट होता है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन पहले होगा ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट. ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट तो हर जगह पे होगा, यहाँ पर कर देते हैं WDV इंटू
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये होता है हमारा डेप्रिसिएशन का वैल्यू, ठीक है। डब्ल्यूडीवी वैल्यू जो भी होगा इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये देखो डब्ल्यूडीवी वैल्यू जो भी होगा, यहाँ पर पहले अगर हम लोग इसको बोलते हैं, ये भी रिटर्न ऑन वैल्यू बोल सकते हैं, मतलब ये हमारे पास आया एसेट इतने का आया, तो जो भी हमारा एसेट का वैल्यू डब्ल्यूडीवी वाला रहेगा उस पे हमें रेट लगाना है, ठीक है। तो ये हम लोग के पास 1,50,000 का टोटल एसेट था, उस पे रेट लगता गया, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला भी हमें कुछ एंट्री करने नहीं बोला था, ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो सम ऑफ ईयर डिजिट्स, ये वाला देखो ये कैसा होता है। यहाँ पर बोला है मशीन इज परचेस्ड फॉर 60 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ विच इज 10 years, रेसिडुअल वैल्यू इज 4 लाख। मतलब हम लोगों ने एक 60 लाख का एसेट खरीदा था जिसका रेसिडुअल वैल्यू हो सकता है 4 लाख आफ्टर 10 years। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ऑफ द मशीन इज 2 लाख ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ। इसका मतलब है कि हम लोग जितना दिन इस एसेट को यूज कर पाएंगे उतने दिन में इस एसेट का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी इस एसेट का जो यूजफुल लाइफ है वो 2 लाख है। मतलब इस 2 लाख का मतलब क्या है, इस 2 लाख का मतलब है कि ये एसेट कितना प्रोडक्शन कर सकता है। तो ये एसेट टोटल 2 लाख यूनिट का प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। कितने टाइम पीरियड में, 10 साल में, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह से इस एसिड का लाइफ बताया गया है, एक तो ईयर के हिसाब से बताया गया है, एक हो रहा है इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से बताया गया है, ठीक है। जैसे मान लो कि कभी अगर प्रिंटर वगैरह खरीदते हो ना, तो प्रिंटर का लाइफ देख सकते हो, लिखा हुआ रहता है इतने सारे पेजेस, मतलब इतने सारे पेजेस निकलने के बाद इसका लाइफ जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पेजेस के हिसाब से होता है। तो फिर उसमें ऐसे भी लिखा हुआ रहता है कि इतने सारे पेजेस, मतलब अब देखो अब कौन कितना पेज पर डे मतलब पर डे उससे प्रिंट आउट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मान लो एक प्रिंटर का जो है पेज का लाइफ टाइम है मान लो 20,000 पेजेस सपोज, या फिर 10,000 पेजेस इन मान लो 2 year, ठीक है, इन 2 year। अब ये 10,000 पेजेस बता रहा है 2 year। अब ये डिपेंड कर रहा है ना, मशीन का कैपेसिटी है वो 10,000 पेजेस, उससे अगर हम लोग प्रिंट आउट कर लेते हैं, अब वो मशीन पे कुछ उतना खास हम लोग कर नहीं सकते, मशीन बेकार हो जाएगा, ठीक है। अब 10,000 पेजेस हम लोग कितने दिन में जो है प्रिंट आउट कर रहे हैं उसके ऊपर ये लाइफ डिपेंड करेगा, है ना। कोई 2 साल में भी कर सकता है, कोई 3 साल में भी कर सकता है, पर डे कितना कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर उसी तरह से एसेट का वैल्यू दो तरह से बताया है, मेनली मशीन्स वगैरह का इस तरह से यूनिट के ऊपर भी बताया जाता है। तो इसीलिए 60 लाख का एसेट है, एस्टिमेटेड लाइफ 10 years है, रेसिडुअल वैल्यू 4 लाख है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ऑफ द मशीन ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ, मतलब टोटल 2 लाख का प्रोडक्शन दे सकता है मशीन, ठीक है। अब प्रोडक्शन का पैटर्न कैसे होगा, अब देखो पहला 2 साल मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, यहाँ पर भी 20,000 पर ईयर करके प्रोडक्शन होगा, फिर 20,000 पर ईयर करके प्रोडक्शन मिल जाएगा, मतलब टोटल 40,000 का प्रोडक्शन कंप्लीट होता है। फिर 3 से लेके 6, 3, 4, 6, ये 3 साल में 15,000 पर ईयर, 15,000 पर ईयर, 15,000 पर ईयर, मतलब हो गया 45,000, ठीक है। अच्छा, फिर 7 से लेके 10, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब ये हो गया 25,000, यहाँ पर प्रोडक्शन इस तरह से हो रहा है 25,000 पर ईयर, तो 25, 25, 25 यानी 1 लाख, ठीक है। 1 लाख का प्रोडक्शन हो जाता है, तो 1,85,000 दिख रहा है, यहाँ पर पैटर्न बताया। वैसे ये 2 लाख प्रोडक्शन दे सकता है, ये बना 1,85,000, ये एस्टिमेटेड है। अगर हम लोग का प्रोडक्शन पैटर्न ये होता है, मतलब ये सोचा है जिन्होंने भी ये मशीन खरीदा है कि पहले 2 साल 20-20 हजार का प्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद 15-15-15, उसके बाद 25-25-25-25, इस तरह से। अब हमें बोला है डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करके देना है इस तरह के मशीन्स का, और इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, सम ऑफ द यूनिट्स मेथड, ठीक है। सम ऑफ द यूनिट्स मेथड, क्यों यूनिट्स मेथड, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज यूनिट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि कितना यूनिट हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। ये ज्यादा ईयर के ऊपर उस तरह से डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम होता है सम ऑफ द यूनिट्स मेथड। लेकिन इसे कैसे कैलकुलेट किया जाए वो देखो, इसको कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर इलास्ट्रेशन 11, सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड में यहाँ पर डेप्रिशिएशन का मतलब कैसे हो जाता है, डेप्रिशिएशन इक्वल टू ऐसे हो जाएगा, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल
प्रोडक्शन इनटू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले को हम समझा देते हैं कैसे होगा। देखो यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 60 लाख एसेट का, ठीक है, 60 लाख है। और रेसिडुअल वैल्यू कितना है, 4 लाख। और ये दोनों का डिफरेंस हमें क्या बताता है, ये दोनों का डिफरेंस हमें ये बताता है कि कितना एसेट का कंजम्पशन होगा इन टर्म ऑफ रुपीस, ठीक है। तो 60 लाख से अगर हम लोग 4 लाख हटा देते हैं तो आता है 56 लाख, ठीक है। तो 56 लाख का हम लोग एसेट कंजम्पशन कर लेंगे, मतलब 10 साल में या फिर 2 लाख यूनिट प्रोडक्शन होने के बाद, क्योंकि ये दोनों को हम लोगों ने सिमिलर पैरामीटर में देखा है कि 10 इयर्स बाद इसका रेसिडुअल वैल्यू इतना होगा। और इस 10 इयर्स में हम लोग ये मान के चलते हैं कि 2 लाख यूनिट का हमें प्रोडक्शन मिल जाएगा। इन दैट केस ये जो डिफरेंस करके हम लोग का 56 लाख आ रहा है, हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2 लाख यूनिट प्रोडक्शन करते हुए 2 लाख यूनिट का प्रोडक्शन मिल जाएगा, और तब एसेट हमारा 56 लाख रुपीस का यूज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन के लिए 56 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, ये हो जाएगा। अब अगर हमें डेप्रिसिएशन हर एक साल का कैलकुलेट करना है तो पहले 2 साल हर साल 20,000 पर ईयर यूनिट पर ईयर करके प्रोडक्शन करना है हमें, ठीक है। तो अगर हम लोग 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब मशीन का यूज करते हैं जिससे 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन आता है, तो इन दैट केस 56 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन के चक्कर में हमारा ये 56 लाख, तो ये टोटल 2 लाख के प्रोडक्शन के अगेंस्ट में 56 लाख रुपीस का मशीन यूज होगा। तो 20,000 का प्रोडक्शन में कितने का मशीन यूज होगा, तो 56 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 20,000, ठीक है। तो ये होता है लॉजिक, यहाँ पर हो जाएगा 5,60,000, ठीक है। इसका मतलब 5,60,000 रुपीस का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा हमें पहले 2 साल में, ठीक है। पहले 2 साल में मतलब फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों ही 5,60,000 करके होगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला देखो वही बता रहा है कि यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप इनटू, ये देखो एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन है 2 लाख, और यहाँ पर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर है 20,000, ठीक है, 20,000। तो सिंपल यहाँ पर कैलकुलेट करके आ गया 5,60,000 पर एनम। इसका मतलब वही हुआ, ठीक है। अब ये हो गया डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1 एंड 2। अगर ये ईयर लिख लेते हैं, ईयर 1 एंड 2 मतलब पहले 2 साल इतना करके डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कौन सा है, 3 to 6 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट 3 to 6 ईयर में किस तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, अगेन हमारे एसेट का वैल्यू होता है 60 लाख, ठीक है। और 4 लाख का रेसिडुअल वैल्यू, मतलब हम लोग 56 लाख का एसिड यूज कर लेते हैं और इससे हमारा 2 लाख यूनिट का प्रोडक्शन जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो अगर 2 लाख यूनिट के लिए 56 लाख का एसिड का खर्चा हो जाएगा तो 15,000 के लिए कितना होगा, तो 15,000 के लिए कितना होगा चेक करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा 56 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 15,000, तो ये हो जाएगा 4,20,000, यानी 4,20,000 करके 4,20,000 पर ईयर करके डेप्रिसिएशन लगेगा नेक्स्ट 3, 4, 5 एंड 6, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, 4 साल तक इस तरह से लगेगा। 4,20,000 अगेन 4,20,000, 4,20,000 एंड 4,20,000, 4 बार ऐसे ही लगेगा, 3 से 6 साल। और उसके बाद 7 से 10 साल, मतलब अगले 3 साल, 7th 8th 9th 10th, नहीं 4 साल, अगेन 4 साल, 4 साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा फिर से वही कंसेप्ट, 60 लाख का एसेट है जिसका स्क्रैप वैल्यू 4 लाख, और यहाँ पर हो गया 2 लाख, और 15,000 ये है कंजम्पशन 25,000 करके, ये रुपीज, ये यूनिट, ये है यूनिट। अच्छा, तो ये हो जाएगा 56 लाख इन डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 25,000, तो 7 लाख करके, तो रुपीज 7 लाख पर एनम, इस तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है। तो ये होता है सम ऑफ यूनिट्स मेथड, ठीक है, सम ऑफ यूनिट्स मेथड। अच्छा, मैंने ना शायद सम ऑफ इयर्स डिजिट लिखवा दिया था, वो तुम लोग का नहीं है, ठीक है।
सम ऑफ ईयर्स डिजिट नहीं, सम ऑफ यूनिट्स लिख लो, ईयर डिजिट्स तो मुझे अभी तक नहीं दिखा, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, यूनिट्स मेथड, ईयर्स डिजिट नहीं है तुम लोग का, सम ऑफ यूनिट्स मेथड होगा। अच्छा, और ये वाला, ये 2 लाख ही हो रहा है, ठीक है, मैंने ना तब गलत कैलकुलेशन किया था, ये देखो यहाँ पर जस्ट एक बार बता देते हैं, ये 2 लाख ही हुआ था, ये देखो 20,000 करके 2 साल, और ये 15,000 करके 4 साल, और ये 25,000 करके 4 ईयर, तो ये हो जाता है 40,000, ये हो जाता है 60,000, और ये हो जाता है 1 लाख, तो ये दोनों मिला के 1 लाख यानी 2 लाख, ये देखो 2 लाख का कंजम्पशन उन्होंने इस तरह से एस्टिमेट किया हुआ है, तो इस तरह से किया जाता है, तो इसलिए मैंने प्रैक्टिकली बता दिया वहां पर। मैंने ना थर्ड ईयर से लेके 6th ईयर मैंने 3 साल कैलकुलेट किया था बाई चांस गलती से, इस वजह से 2 लाख कंप्लीट नहीं हो रहा था हम लोग का, ठीक है। अच्छा, अब देखो इलास्ट्रेशन 12, यहाँ पर क्या बोल रहा है। On 1/1/2019, machine was purchased for 80,000. 1/17/2020, additions were made to the amount of rupees 40,000. Addition were made का मतलब होता है कि और भी नया मशीन खरीदा गया। On 31st March को machine purchased on 1/7/20 costing 12,000 was sold for 11,000, and on 30th June 2021 machine purchased on 1/1/22 costing 32,000 was sold for 26,700. On 1/10/21 additions were made to the machine, depreciation 10% diminishing balance method, show the machinery account। ठीक है, तो ये तो ऐसे पढ़ के नहीं समझ में आता है, लाइन बाय लाइन हम लोग इसको क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, तो तुम लोग भी ड्रॉ करके कर सकते हो, इससे बेटर होता है, आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इलास्ट्रेशन 12, यहाँ पर क्या दिया है, 1/1/2019, 1/1/19 में क्या हुआ है, मशीन परचेस्ड हुआ है 80,000, मशीन परचेस्ड हुआ है 80,000 का, ऑन 1/7/2000, अच्छा ईयर एंड कब होता है, ईयर एंड होता है 31 दिसंबर, फिर बोला है 1/7/20, तो ये ईयर एंड कब होगा, ये ईयर एंड हो जाएगा 31 दिसंबर 19, उसके बाद नेक्स्ट ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 20, और इन द मीन टाइम 1/7/20 में यानी जुलाई 1/7/20 में एक मशीन बोल रहा है कि परचेस किया गया है, और उसका वैल्यू बताया गया है कितना, 40,000, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि मशीन परचेस्ड ऑन 31 मार्च 2021, अच्छा, तो 31 मार्च 2021, तो पहले हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं 31 दिसंबर 2021, ठीक है। अब 31 मार्च 2021 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा 31 मार्च, नहीं इसके बाद मिलेगा, दिसंबर है, नहीं इसी में मिलेगा ना, सॉरी 31 मार्च ये थोड़ा सा आगे में होगा, ये ये दिसंबर हो गया, जैन फेब मार्च यहाँ पर करते हैं, 31 मार्च 2021, इस डेट में क्या हुआ है, बोल रहे हैं मशीनरी परचेज ऑन 1/7/20, एक जो मशीन परचेज हुआ था 1/7/20 ये वाला मशीन, लेकिन ये पूरा नहीं, जिसमें से 12,000 वाला मशीन, इसमें से ये जो 40,000 वाला मशीन है, इसमें से 12,000 वाला मशीन, मतलब इसको हम लोग दो पार्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर 40,000 है टोटल वैल्यू ऑफ द मशीन, जिसमें से एक वैल्यू ऑफ द मशीन हमें पता चल गया 12,000, तो रिमेनिंग हो गया 28,000, और ये 12,000 वाला मशीन इस डेट पे हो गया है सेल, ठीक है, इस डेट पे हो गया है सेल, और ये कितने में हुआ है, 11,000 में हुआ है, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। फिर एंड ऑन 30th June 2021, फिर 30th June 2021, पहले वो डेट आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो डेट हो गया 30th June, यहाँ पर 30th June 2021, इस डेट पे क्या हुआ है, मशीन परचेस्ड ऑन 1/1/22 कॉस्टिंग 32,000, मशीन परचेस्ड ऑन 1/1/22, अच्छा 1/1/22,
ये गलत डेट दे रखा है, ठीक है देख लेते हैं, ये गलत डेट दे रखा है, ये 1122 नहीं होगा, ये होगा 1119 होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत दे रखा है, ये 1119 होगा। 1190 में जो कि 32,000 का है वो गलत है, इसको तुम लोग ठीक कर लो, 22 हो नहीं सकता है, 22 तो इसके बाद आएगा, ये गलत है। 1119 में जो कि 32,000 का है वो बेच दिया गया है 26,700 में, मतलब यहाँ पर दो अलग अलग पैटर्न हो जाएगा, ठीक है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कितने का मशीन सेल हुआ है जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है 32,000, तो यहाँ पर दो पार्ट करेंगे, ये हो गया एक 32,000 और बाकी एसेट का अलग वैल्यू दिखाना पड़ेगा, मतलब 48,000। तो ये 32,000 वाला मशीन इस डेट पे हो गया है सेल, ठीक है, इस डेट पे सेल हो गया और कितने में हुआ है 26,700 में, 26,700 में सेल हो गया है, ठीक है, यहां से मैंने रिलेट कर दिया। अच्छा, अब बोल रहा है 11021, 11021 मतलब अगेन इसी टाइम पीरियड के अंदर 11021 कहाँ पर लिखे, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं 11021, 1 अक्टूबर 21 को एडिशंस वेयर मेड टू द अमाउंट ऑफ 20,000, 20,000 का मशीन परचेज हुआ है, 20,000 का परचेज हुआ है, ठीक है, मशीन परचेज हुआ है। अब बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन है 10% डब्ल्यूडीवी, डेप्रिसिएशन ये लोग जो फॉलो करते हैं वो है 10% डब्ल्यूडीवी मेथड, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, हमें मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना है फ्रॉम 19 टू 21, 19 से लेके 21 मतलब पूरा पूरा ये यहाँ तक का हमें जो है अकाउंट बना के दिखाना है। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन में करना चाहिए वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट से हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट, ठीक है, तो यहाँ पर बना लेते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में ना हम लोग मशीन का नाम अलग अलग दे देंगे, ठीक है, जैसे कि इसको ये 80,000 का मशीन, क्योंकि एक अमाउंट सेल हो जाता है एक मशीन दूसरा रह जाता है, तो इसमें हम लोग दो मशीन बना लेते हैं, मशीन 1 मशीन 2, ठीक है। इसके बाद ये खरीदा गया था, ये सेल हो गया, इसको मशीन 3, इसको मशीन 4 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये परचेज हुआ, इसको हम लोग दे देते हैं मशीन 5। तो 5 मशीन में अलग अलग हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4 और मशीन 5। तो कभी भी गलत नहीं होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा लेकिन बहुत ही इजीली हो जाएगा। अब हम लोग पहले करते हैं यहाँ पर 1119 में मशीन खरीदा गया है कितना, हम लोग 80,000 टोटल में कर सकते थे, बट फिर आगे जाके देखना पड़ेगा जो 32,000 वाला सेल हो जाता है वो कैसे कैलकुलेट होगा, इसीलिए पहले से ही अगर टोटल मशीन का वैल्यू दे रखा है और उसमें से आगे जाके बोल रहा है कि इतने का मशीन बिक गया था, तो हमें उसे अलग कर लेना चाहिए। तो एक 32 और 48 सेम डेट पे खरीदा गया है, 32 और यहाँ पर लिख देते हैं 48,000, ठीक है। और इस डेट पे हमारे पास कोई मशीन नहीं था, हम लोग इस टाइम लाइन के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। हम लोगों ने पहले यहाँ पर इस तरह का दो मशीन खरीद लिया ऐसे सोचेंगे और यहाँ तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ तक का यानी 31 दिसंबर 19 तक का डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना पड़ेगा, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है हम लोग के पास 10%। तो 32,000 पे 10% कैलकुलेट करने से 3200 माइनस इक्वल टू कर लो, बैलेंस मिल जाएगा 28,800, और 48,000 पे 10% हमें चार्ज करना है तो 4800, तो माइनस इक्वल टू करने से वैल्यू हो जाएगा 43,200, ठीक है। तो ये हो गया 1 Jan 20 का वैल्यू, ठीक है, दोनों ही 1 Jan 20 का वैल्यू हो गया, और ये हमें दिख भी रहा है। अब हम लोग अगेन यहाँ तक हम लोगों ने टाइम क्रॉस कर लिया, यहाँ तक का सफर तय हो गया, अब आगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जा रहे थे इस तरह से, ये चल रहा था हमारे पास, क्या था हमारे पास दो मशीन था, मशीन 1 मशीन 2, यहाँ पर अचानक से हम लोगों ने और एक मशीन परचेस किया, यानी 1 जुलाई 2020 में हम लोगों ने मशीन परचेस किया है, उसका एंट्री करेंगे 1 जुलाई 2020 में, ठीक है। तो यहाँ पर मशीन 3 को ना थोड़ा सा हटा के लिखते हैं ताकि डेट लिख पाए, क्योंकि ये दो डेट एक तरह का है, मशीन 3 यहाँ पर लिखते हैं मशीन 4। तो मशीन यहाँ पर 1 जुलाई में हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर ये जुलाई हो जाएगा डेट तो यहाँ लिखते हैं, चलो 1 जुलाई 2020
2020, ठीक है, 1 जुलाई 2020 में हम लोगों ने यहाँ पर देखो, ये इस डेट पे यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, इस डेट पे भी यहाँ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 1 जुलाई में यहाँ पर कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ होगा। 1 जुलाई में हम लोगों ने मशीन खरीदा है 12,000 और 28,000, दो बाइफर्केशन कर दिया हम लोगों ने, 12,000 और 28,000, ठीक है। हम लोगों ने मशीन परचेस कर लिया, चलो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, फिर आगे जा रहे आगे जा रहे, यहाँ पर हमारा डिप्रिशिएशन लगेगा। अब कितना सारा मशीन है हम लोगों के पास, पहले से मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3 और मशीन 4 भी आ गया, क्योंकि हम लोगों ने 4 पार्ट में इसे दिखाया है, तो ये चारों पे डिप्रिशिएशन लगेगा, ठीक है। जिसमें से पहला 2 मशीन पे पूरे साल का डिप्रिशिएशन लगेगा, और यहाँ पर जो खरीदा है इस पे जस्ट इतने टाइम पीरियड का लगेगा, क्योंकि यूज के टाइम पीरियड के ऊपर होता है। तो जुलाई पूरा, क्योंकि 1 तारीख को खरीदा गया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगेगा, ठीक है। तो 6 मंथ्स का, और इस पे पूरे 1 साल का। तो यहाँ पर लिखते हैं 31 दिसंबर 2021, ठीक है, 2020 2020 होगा, ये देखो 31 दिसंबर 2020। तो इस पे 10%, 28,800, क्योंकि WDV मेथड था, तो इस पे 10% लगेगा, तो 2880, ठीक है। और 43,200 पे 10% लगेगा, यानी 43,200, 4320 माइनस इक्वल टू 38,800, ठीक है, 38,880 ये बच रहा है। और यहाँ पर 28,800 इंटू 10% माइनस इक्वल टू 25,920, ठीक है। और यहाँ भी डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन 6 मंथ्स का लगेगा। अब 6 मंथ्स का कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10% 12 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए 5% लगा तो हो जाएगा। तो 12,000 इंटू 5% कर देते हैं, 600 माइनस इक्वल टू, तो 11,400 हो गया। और 28,000 इंटू 5%, यानी 1,400, और माइनस इक्वल टू ये हो गया 26,600, ठीक है। ये हो गया हम लोग का वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक टोटल डेप्रिसिएशन का कॉलम कर सकते हैं, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी पुट भी कर पाए, ठीक है। टोटल डेप्रिसिएशन का कॉलम बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर चेक करो, 31 दिसंबर का टोटल डेप्रिसिएशन 3200 प्लस 4800, तो ये हो गया 8,000, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 8,000 पहले साल का डेप्रिसिएशन। फिर दूसरे साल कितना हुआ, ये सब टोटल हो जाएगा 2880 प्लस 4320 प्लस 600 प्लस 1400, मतलब 9,200। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन हुआ 9,200, मतलब ये 1 साल यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब आगे क्या होगा, यहाँ पर हम लोग जाएंगे, यहाँ पर सेल ऑकर्ड होगा, ठीक है। पहले सेल ऑकर्ड होगा, जैसे जैसे हो रहा है, आफ्टर दैट यहाँ पर अगेन कुछ है, सेल ऑकर्ड होगा, फिर यहाँ पर परचेज होगा, फिर लास्ट में जाके डेप्रिसिएशन हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे है वैसे करते हैं, चलो यहाँ नहीं होगा, चलो पीछे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, हमारा एसेट सेल हो जाता है 31 मार्च 21 को। कौन सा एसेट सेल होता है, यहाँ पर 11,000, और ये देखो मैंने यहाँ दिखा रखा है, ये वाला M3 जो लिख रखा है, वो एसेट हम लोग का सेल हो जाता है। कब सेल हो रहा है, 31 मार्च 2021 को, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू निकल के आया, इसके बाद हम लोग का 31 मार्च 2021 को हमारा नेक्स्ट एंट्री होगा, 31 मार्च 2021। और मैंने कितने सारे एसेट लिख रखे हैं, M1 M2 M3 M4, ऐसे लिख लेते हैं, M1 M2 M3 M4, और एक M5 भी आएगा, बाद में आएगा। और यहाँ पर टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन। अब 31 मार्च को कौन सा एसेट बिक रहा है, M3 बिक रहा है, ठीक है। तो 31 मार्च को यहाँ कोई एंट्री नहीं होगा, यहाँ कोई एंट्री नहीं होगा, यहाँ होगा। क्यों एंट्री होगा, अगर ये सेल हो जा रहा है, सेल होने के पहले तक जितना दिन ये एसेट हमारे पास था, उतने दिन का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एसेट तो हम लोगों ने यहाँ खरीदा था, यहाँ 6 मंथ था, उसका डेप्रिसिएशन हो चुका है, उससे कोई लिंक नहीं है। जब नेक्स्ट ईयर आया, तब हमारे पास कितने दिन था और कब सेल हुआ, तो दिसंबर पूरा खत्म हो गया था, जैन फेब मार्च, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना पड़ेगा। और M3 का वैल्यू, बचा हुआ वैल्यू कितना है, 11,400, तो 11,400 पे 10% इंटू 3/12, ठीक है। तो
5, ठीक है, 285 डेप्रिसिएशन आ रहा है, 285। कैसे कैलकुलेट किया? यहाँ पर ये जो एसेट का वैल्यू है 11,400 इंटू 10% इंटू 3/12, ठीक है, लिख लो, अगर याद नहीं होता है तो लिख लो, 11,400 इंटू 10% इंटू 3/12, ये हो जाएगा, ठीक है। ये 285 का डेप्रिसिएशन लग गया, और इस डेट पे बाकी किसी एसेट का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, इस डेट पे बाकी किसी एसेट का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, टोटल 285 हो गया। अब ये एसेट इस दिन बिक भी जाता है, ये एसेट 31 मार्च को बिक भी जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेल, ठीक है, ये हो गया डेप्रिसिएशन, और इसी डेट पे लिखेंगे सेल। कितने में सेल हुआ? ये सब एसेट सेल नहीं हो रहा है, ये इसका बचा हुआ वैल्यू देखते हैं, 11,400 माइनस 285, तो 11 यहाँ पर बचा हुआ वैल्यू होता है 1,1,1,1,5, ठीक है, ये बचा हुआ वैल्यू हो रहा है WDV। पहले ये WDV लिख लेते हैं, WDV, और ये सेल हो जा रहा है इसी डेट पे। सेल कितने में हो रहा है वो भी मैंने लिख रखा है, 11,000। तो लॉस है, देखो लॉस है, लॉस ऑन सेल है, लॉस ऑन सेल। कितना लॉस हो रहा है? 115, ये लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस ऑन सेल। बाकी ये सब एंट्री और कहीं पर भी पुट नहीं होगा, ठीक है, ये सब हमें कहीं पर भी पुट नहीं करना है। मतलब अगर ऐसे नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, अगर खुद आइडेंटिफाई कर पाते हैं हम लोग। लॉस ऑन सेल हो गया 115, ठीक है, तो ये 115 जो हम लोगों ने लिखा है वो यहाँ यहाँ नहीं आएगा, ये भी यहाँ सब, ये सब कॉलम में नहीं आएगा, ये कंप्लीट हो गया। मतलब हम लोगों ने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया, और ये मशीन हमारा यहाँ पर हो जाता है क्लोज, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ पर 30 जून 2021 में अगेन एक कैलकुलेशन होगा, जहां पर हम लोगों ने नया नहीं खरीदा नहीं है, फिर से बेच दिया ये 32,000 वाला, यानी मेरे हिसाब से M1 पे हमें एंट्री पास करना पड़ेगा। तो M1 पे 30 जून 2021, यहाँ पर पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कि कितना दिन यूज हो रहा है। तो ये देखो, ये जून तक यूज हुआ, दिसंबर के बाद जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, 6 मंथ्स, 25,920 था बचा हुआ वैल्यू, 25,920, और इस पे 5%, क्योंकि 5% यानी 6 मंथ्स का, तो 1296 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। यहाँ पर नहीं होगा, ये तो है ही नहीं, ये तो खत्म हो गया। यहाँ पर 1296 का हम लोग डेप्रिसिएशन दिखा देंगे, और ये लेस करने से कितना आ जाएगा, 1296 माइनस 25,920, तो ये वैल्यू बचता है 24,624, ठीक है। और इसको हम लोगों ने बेच दिया है, कितने पे बेच दिया है हम लोगों ने? सेल कर दिया है 26,700 पे, ठीक है, सेल कर दिया है, सेल 26,700 पे। अगेन लॉस है, लॉस है 2076 का, सॉरी प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ज्यादा में बेचा है, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया प्रॉफिट। अब ये भी अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये एसेट चला गया हमारे पास से, हम लोगों ने इस एसेट को बेच दिया, ठीक है। अब ये एंट्री यहाँ पर, ये इस तरह का कोई भी एंट्री नहीं आने वाला है, ठीक है, कोई भी डिटेल्स नहीं आएगा, तो ये वाला भी हम लोग का यहाँ कुछ नहीं होगा, ये भी यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 30 जून तक। अब फिर से 1 अक्टूबर में हम लोगों ने एक मशीन परचेस किया है, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 अक्टूबर 21 परचेज, ठीक है, यहाँ नहीं, M5 जो हम लोगों ने लिखा है ना, वहां परचेज होगा, ठीक है, यहाँ पर परचेज होगा M5। तो कितने का एसेट परचेज किया है? 20,000 का। बस कंप्लीट हो ही गया, ये वाला 20,000 का हम लोगों ने एसेट परचेज किया है, ठीक है। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोगों ने ये सारे ट्रांजैक्शन करते हुए हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं, हम लोगों ने एसेट खरीद लिया है। अब हमारा क्या कंडीशन होगा? 31 दिसंबर हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। कौन कौन से एसेट पे? जो भी एसेट हमारे पास है। तो देखो हमारे पास कौन कौन सा एसेट नहीं है, हमारे पास दो एसेट नहीं है, M1 नहीं है, M3 नहीं है, बाकी सारे एसेट्स हमारे पास है, और उस पे पूरा का पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, एक्सेप्ट M5 जिसको अभी अभी हम लोगों ने खरीदा है। तो 31 दिसंबर 21 का देखो डेप्रिसिएशन, यहाँ कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, मशीन 1 खत्म, बट मशीन 2 इस पे लगेगा 36,880, इस पे पूरे साल भर का, यानी कि
10%, तो 10% 3688 हो जाएगा, ठीक है। इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 3688, चेक करते हैं। 30, ओ ये 38 है, 38,880 इंटू 10%, 3888, ठीक है, ये डेप्रिसिएशन हो जाएगा 3888, और लेस कर लेते हैं वैल्यू, तो 34,992, ठीक है। अच्छा, अब ये मशीन थ्री था 11,400, ये शायद बिक गया है, ये बिक गया है, तो इस पे कोई डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं। मशीन 4 यानी 26,600 पे 10%, तो ये 2660 हो जाएगा, 2660 माइनस इक्वल टू 23,000, बचा हुआ वैल्यू 940, ठीक है। और ये तो अभी अभी खरीदा, अक्टूबर से लेकर दिसंबर, अक्टूबर की 1 तारीख को खरीदा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 20,000 इंटू 10% इंटू 3/12, तो ये वैल्यू हो जाता है 500, ठीक है, 500, और लेस करने से हो जाएगा 19,500, तो टोटल डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं इस पीरियड का। टोटल डेप्रिसिएशन 500 प्लस 2660 प्लस 3888, तो ये हो जाएगा 7480, ठीक है, 70 और 48, ठीक है, 70 और 48। अब हम लोग इसका पोस्टिंग कर देते हैं, अब पोस्टिंग जल्दी हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने वर्किंग नोट पे ज्यादा टाइम दिया है। तो ये देखो, मशीनरी अकाउंट 1111, ये देखो वर्किंग नोट देख के लिख सकते हैं, 1119 है, सॉरी 1119, हाँ 1119 टू बैंक, टू बैंक बोल के हम लोग टोटल परचेज ही दिखा देते हैं, क्योंकि टोटल पे डिप्रिसिएशन दिखा देंगे। टोटल परचेज है 80,000, ठीक है, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। टोटल परचेज है 80,000, यहाँ पर 31 दिसंबर 19 को डेप्रिसिएशन लगेगा, बाई डेप्रिसिएशन बोल के टोटल डेप्रिसिएशन है 8,000, देख सकते हो, टोटल डेप्रिसिएशन है 8,000, तो बचा हुआ वैल्यू कितना होगा, माइनस करने से भी मिल जाएगा, अदरवाइज ये दोनों का टोटल करोगे तो भी मिल जाएगा। बाई बैलेंस सीडी 72,000 होगा, टोटल करके देख सकते हो, ठीक है, टैली हो जाएगा 80,000 और 80,000। फिर यहाँ ब्रॉट डाउन होगा 1120 में टू बैलेंस बीडी 72,000, और सेकेंड ईयर में क्या ट्रांजैक्शन था, ये ड्रॉ देखो, कुछ भी नहीं, यहाँ पर एक नया मशीन परचेज हुआ था 40,000, एक नहीं दो था, ठीक है, हम लोग टोटल में लिखेंगे 40,000, हमारे पास टोटल डेटा ही दिया हुआ था, तो यहाँ पर लिखते हैं 1721, सॉरी 20, तो ये हो जाएगा टू बैंक 40,000, और 31 दिसंबर 20 बाई डेप्रिसिएशन, तो इस साल टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, टोटल डेप्रिसिएशन 9200, ठीक है, ये कॉलम बनाने से ये हेल्प हो जाता है 9200। अच्छा, बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉजिकली देखो तो बैलेंस कौन सा होना चाहिए, बैलेंस हम लोग का होना चाहिए यहाँ पर, ये डेप्रिसिएशन लगने के बाद ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सब टोटल करने से जितना आएगा उतना होना चाहिए, ठीक है। तो तुम लोग टोटल करके भी देख सकते हो रीचेक करने के लिए, अदरवाइज यहाँ पर कम कम डेटा लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बैलेंस करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो 1,12,000 हो रहा है, 1,12,000 माइनस 9200, तो ये हो जाएगा 1,02,800, ठीक है। अब हम लोग इसको ब्रॉट डाउन कर लेते हैं, 1121 टू बैलेंस बीडी 1,02,800, ये हम लोग 1121 में पहुंच गए, मतलब ये वाला, ठीक है। अब हम लोग का सबसे पहले सेल होगा, 31 मार्च 21 का एंट्री होगा, सबसे पहले हो जाएगा 31 मार्च 21 का एंट्री होगा बाई डेप्रिसिएशन, पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ये चेक करेंगे कि जो एसेट बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन कितना है, तो जो एसेट बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन हो जाता है 285, ठीक है, 285,
285। अब जो एसेट बिक गया उस पे पैसा मिलेगा तो बाई बैंक सेल, ठीक है। कितना पैसा मिला हमें? 11,000। देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ था 11,000। और प्रॉफिट या लॉस चेक करते हैं, यहाँ पर लॉस हुआ है 115। लॉस होने से बाई पीएल बोल के रिकॉर्ड होगा 115। लॉस ऑन सेल 115। ये हो गया जो एसेट हम लोगों ने बेच दिया। कौन सा वाला एसेट बेचा? M3। यहाँ पर लिख सकते हो ये M3 का डिटेल्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट 30 जून 2021 में फिर से सेल हुआ है, तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे 30 जून 2021 बाई डेप्रिशिएशन, ठीक है। बाई डेप्रिशिएशन जो एसेट बिक गया उसका डेप्रिशिएशन 1296। M1 बिका है 1296, 1296 बाई बैंक या कैश, जितने में बेच दिया। अच्छा, अभी हम लोगों ने बेचा था 26,700 और अभी हम लोग का प्रॉफिट था, ये देखो 2076 का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट टू साइड में, क्रेडिट साइड में, मतलब क्रेडिट बोल के रिकॉर्ड होगा। तो ये हो जाएगा 30 जून 2021 को 2 PL प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अच्छा, ये है 2076, ठीक है। ये रिकॉर्ड हो गया 2076। अच्छा, इसके बाद 1 अक्टूबर 2021 में परचेज हुआ है 20,000। तो जैसे डेट वाइज हो रहा है उसी तरह से हम लोग यहाँ पर पोस्टिंग करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10/21 टू बैंक परचेज 20,000, ठीक है। अब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हैं 31 दिसंबर 2021 का। तो बाई डेप्रिसिएशन कौन कौन से मशीन का करेंगे? मशीन 2, मशीन 3। ये देखो यहाँ पर ये रहा टोटल, मिल रहा है हमें। टोटल कितना है? 7048। टोटल है 7048। ये लिख लेते हैं 7048 हो जाएगा बचे हुए मशीन्स का, यानी मशीन 2, मशीन 4 और मशीन 5, ठीक है। अब यहाँ पर बैलेंस निकाल लेते हैं बाई बैलेंस CD। ये सारे मशीन्स का ही बैलेंस बचेगा। यहाँ पर देखो टोटल करके बैलेंस कर सकते हैं 102800 प्लस 2076 प्लस 20,000। 1,24,876, ठीक है। और ये माइनस 11,285 -115 -1296 -26,700 -7048। तो ये बच जाता है 78,432, ठीक है। 78,432 बैलेंस करके आ गया। तो 1,24,876। अब ये सही है। ये देखो यहाँ पर बैलेंस का टोटल करो, अगर उतना ही आता है तो सेम आंसर, ठीक है। ये वाला बैलेंस, ये वाला बैलेंस और ये वाला बैलेंस टोटल करने से 78,432 होना चाहिए, तब जाके सही है। वही वाला चीज हम बार बार चेक करने बोल रहे थे। तो 34992, 34992 23940 और 19500। तो यही आ रहा है, देखो ये यही आ रहा है 78,432। और इतना ही बचना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग वर्किंग नोट सही कर लेते हैं तो यहाँ पर इसका प्रेजेंटेशन में टाइम ज्यादा नहीं लगता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया 12th नंबर। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोला है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करने के लिए, और उसके साथ साथ यहाँ पर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी मेंटेन करने के लिए बोला है। तो अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं और उसके साथ डिस्पोजल अकाउंट भी मेंटेन करते हैं तो हम लोग का एंट्री क्या होगा वो देखो, ठीक है। अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे तो पहले एंट्री बता देते हैं कैसे होता है। तो पहले एसेट परचेस का एंट्री होगा एसेट टू कैश बैंक। फिर नेक्स्ट हो जाएगा डेप्रिसिएशन डेबिट। अब यहाँ पर हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हम लोग एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज
एसेट पे चार्ज नहीं कर रहे, हम लोग एक अलग अकाउंट ही बना लिए हैं जहां पर डेप्रिसिएशन को डालते जाएंगे, जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और इससे क्या होगा, इससे देखो नेक्स्ट हम लोग इसको अगर पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री हो जाएगा पीएल डेबिट टू यहाँ पर डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब डिफरेंस देखो, इससे इससे अगर बैलेंस शीट बनता है, इन दैट केस यहाँ पर ये मान लो बैलेंस शीट है, ठीक है, तो यहाँ पर एसेट दिखेगा, ठीक है, और ये देखो टू कैश, ये तो हम लोग का जो है कैश जो है हम लोग का जा रहा है वो तो कैश अकाउंट में दिखेगा, उसका छोड़ो, हम यहाँ पर बता रहे कि एसेट दिखेगा और यहाँ पर डेप्रिसिएशन में ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ये इधर दिखेगा। ठीक है, मान लो ये 100 रुपए का एसेट था और फर्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन हुआ 10 रुपीज, और अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो उस केस में यहाँ पर डेप्रिसिएशन टू एसेट हो जाता है। ठीक है, और ये सेम रहता है, तो उसमें हमारा बैलेंस शीट कैसे दिखता है, तो उसमें हमारा बैलेंस शीट ऐसे दिखता है, एसेट 100 लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन 10 रुपीज और ये 90 दिखता है। ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या है, यहाँ भी हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, एसेट 100 जरूर है लेकिन अभी तक इसको 10 रुपीज का यूज कर चुके हैं यानी वो 90 है, बट यहाँ पर 90 पे नहीं दिख रहा है, ये दोनों साइड अलग अलग दिख रहा है, ये नेट करके दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो एसेट हमेशा उसका ओरिजिनल कॉस्ट दिखाते जाता है और डेप्रिसिएशन को अलग से दिखाता है, मतलब हमें खुद से नेट कर लेना होता है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे क्योंकि हम लोग अपने एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट में ही दिखाते रहना चाहते हैं, हर एक अकाउंट अलग अलग मेंटेन करेंगे, तो वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो एक ही जैसा आता है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करने से अकाउंटिंग प्रोसेस में ये डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग एसेट को बेच देते हैं तो क्या एंट्री होगा, कैश और बैंक टू एसेट्स। ठीक है, और यहाँ पर एसेट डिस्पोजल, ठीक है, तब डिस्पोजल में ट्रांसफर करेंगे कैश और बैंक टू एसेट डिस्पोजल, और उसके बाद ऐसे हो जाएगा एसेट डिस्पोजल टू एसेट। तो बेसिकली देखो वही नेट एंट्री हो गया, लेकिन अगेन हम लोग एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर ट्रांसफर हुआ। जैसे देखो यहाँ पर हम लोग अगर डेप्रिसिएशन टू एसेट करते, ठीक है, तो यहाँ पर एसेट देखो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कैंसिल हो जाता है, पीएल टू एसेट ही बनता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हमारा ये ट्रांसफर होता है, मतलब एक एक्स्ट्रा अकाउंट हो रहा है ना, उसी तरह से अगर हम लोग एसेट डिस्पोजल मेंटेन करते हैं तो एक्स्ट्रा अकाउंट होता है, तो पहले जो हमें पैसा मिलेगा एसेट बेच के वो हम लोग एसेट डिस्पोजल में दिखाएंगे, फिर एसेट डिस्पोजल से उसे एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और जो एसेट बिक जाएगा उसका डेप्रिसिएशन भी हम लोग खाली कर देंगे, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट डिस्पोजल। ठीक है, टू एसेट डिस्पोजल, इसका मतलब क्या हो गया, जितने का एसेट बिक जाएगा उतने से, ये बैलेंस शीट है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं प्रोविजंस करके दिखा रहे हैं, टोटल डेप्रिसिएशन का प्रोविजन कर रहे हैं। अब जितना जितना जितने का एसेट बिक जाएगा, ठीक है, मान लो 100 रुपीज का एसेट था, इसमें से 20 रुपीज का एसेट बिक गया और वो 20 रुपीज के एसेट पे अब तक जितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है जो कि इस प्रोविजन में टोटल बन के है, उतना का डेप्रिसिएशन हमें डिडक्ट कर देना है। सिंपल सा बात है, जो एसेट चला जाएगा उसका डेप्रिसिएशन भी हमें कम कर देना है उतने से जितने का अभी तक कैलकुलेट हो रखा है। ठीक है, तो जितने का एसेट चला जाएगा उतने का एसेट का डेप्रिसिएशन भी हमें लेस करके दिखा देना होता है। ठीक है, तो इस तरह से होगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर अगर प्रॉफिट या लॉस होता है डिस्पोजल पे तो क्या एंट्री करेंगे, पीएल टू एसेट डिस्पोजल। ठीक है, अगर लॉस हो रहा है तो, और अगर प्रॉफिट होगा तो एसेट डिस्पोजल टू पीएल। ये एंट्री हो जाएगा। ठीक है, एसेट डिस्पोजल टू पीएल, इस तरह से एंट्री हो जाएगा। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखो
यहाँ पर क्या बोला है, एस एंड कंपनी परचेज्ड ए मशीन फॉर 1 lakh on 1119, another machine costing 1 lakh 50 was purchased on 1720, on 31st December the machine purchased on 1119 was sold for 50,000, the company provides depreciation straight line। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, दो मशीन है, एक मशीन खरीदा गया है 1 लाख से, ठीक है, दूसरा खरीदा गया है 1 लाख 50 से, और डेट है दोनों का परचेज का, एक है 19 और एक है 20। उसके बाद मशीन जो इस डेट पे परचेज हुआ था वो बिक गया है 50,000, मतलब ये वाला सेल हो गया है, और कंपनी 15% एसएलएम पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करती है, और हमें 3 अकाउंट मेंटेन करने बोला है, मशीनरी, मशीन डिस्पोजल और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो देखो हम फटाफट बता देते हैं कैसे करके होगा। इलास्ट्रेशन 13, एक हो जाएगा मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एसेट डिस्पोजल। अच्छा, क्योंकि एसेट का नाम हमें पता है मशीन, तो हम लोग इसको मशीन डिस्पोजल लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एसेट परचेस का जैसे एंट्री होता है वैसा ही करना पड़ेगा। तो एसेट परचेस कब हुआ है, 1119 में, टू बैंक, 1 लाख रुपीज का एसेट परचेस हुआ है। ठीक है, अब 31 दिसंबर को क्लोज होता है अकाउंटिंग, तो 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और डेप्रिसिएशन का एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन के जगह डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हमें लिखना पड़ेगा बाई डेप्रिसिएशन बोल के। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो क्रॉस पोस्टिंग, ये देखो डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो बाई डेप्रिसिएशन बोल के यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा, बाई डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख पे बोला है, कब परचेज हुआ है, 1119 पूरे साल का 15%, यानी यहाँ पर 15,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इस साल और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो इस अकाउंट को क्लोज कर देना है, तो यहाँ पर ये क्लोज हो गया। यहाँ पर 31 दिसंबर 19 में हम लोग टू साइड है, तो टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस है, कैरिड डाउन है, 15,000 लिखेंगे, और ये नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन हो जाएगा 1120 में बाई बैलेंस बीडी बोल के 15,000। ठीक है, अच्छा, अब ये भी क्लोज करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 31 दिसंबर 19 में बाई बैलेंस सीडी, मतलब हम लोग के पास 1 लाख का एसेट है, और दूसरा एक अकाउंट भी बना हुआ है डेप्रिसिएशन का, उससे चेक कर सकते हैं कि उस पे कितना अभी तक डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। फिर 1120 पे ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा टू बैलेंस बीडी 1 लाख। अच्छा, फिर 20 के बाद 1720 में एक नया मशीन परचेज हुआ है 1 लाख 50 का, तो 1720 में फिर से हम लोग एंट्री करेंगे टू बैंक बोल के, और एसेट जो परचेज हुआ है उसका वैल्यू है 1 लाख 50। ठीक है, 1,50,000 का यहाँ पर, हाँ, 1,50,000 का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 दिसंबर 2021। अच्छा, सेल कब हुआ है वो भी देख लेते हैं। ऑन 31 दिसंबर 2021 में मशीन जो, अच्छा, 31 दिसंबर 2021 में सेल हुआ है, मतलब 31 दिसंबर 2021 तक हमारे पास दोनों का दोनों मशीन था। ठीक है, तो पहले वाले मशीन पे डेप्रिसिएशन कितने का लगेगा यहाँ पर दिखाते हैं, ये देखो, बाई डेप्रिसिएशन। तो पहला वाला मशीन पे यही वाला 15,000 लगेगा। ठीक है, पहले वाले मशीन पे तो 15,000 लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे हो रहा है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड है। दूसरा वाला मशीन है 1,50,000 का, बट वो परचेज हुआ है कब, जुलाई में, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मंथ्स का लगेगा, यानी 15% का आधा, 7.5% लगा दो। 1,50,000 पे अगर 7.5% लगाओगे तो मिल जाएगा 11,250, 11,250, तो टोटल हो जाएगा प्लस 15,000, तो ये हो जाता है 26,250। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास जितने भी मशीन है उस पे टोटल डेप्रिसिएशन अभी तक का कितना लग चुका है, 41,250। ये यहाँ पर हम लोग क्लोज कर देंगे 31 दिसंबर 2021 में टू बैलेंस, ये 20 होगा, टू बैलेंस सीडी।
41,250 ये क्लोज हो गया, 41,250, ठीक है। और अभी इस साल कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर क्लोज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 31 दिसंबर 2020 में बाई बैलेंस सीडी। हम लोग के पास टोटल 2,50,000 का मशीन्स है, ठीक है। और इस पे अभी तक टोटल जो डेप्रिसिएशन लग चुका है वो वैल्यू है ये वाला 41,250। अब इसे ब्रॉट डाउन करेंगे 1121 में बाई बैलेंस बीडी, कितना हो जाएगा 41,250। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ये दोनों मशीन का अब तक का डेप्रिसिएशन, मतलब 1119 से लेके 31 दिसंबर 20 तक का। अभी ये ब्रॉट डाउन होगा 1121 में टू बैलेंस बीडी 2,50,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक मशीन सेल कर दिया गया था, जो से परचेज हुआ था 1119 में 50,000 में, कब सेल हुआ 31 दिसंबर 21 में, और 50,000 से सेल कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब 31 दिसंबर 21 पे हमारे पास इसमें से एक मशीन चला जाएगा जिसका वैल्यू था जो 1119 वाला मशीन था, यानी कि कौन सा मशीन चला जाएगा, ये वाला 1 लाख वाला मशीन चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब तब तक हम लोग पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते 31 दिसंबर 21, ठीक है। यहां तक हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बाई डेप्रिसिएशन बोल के। कितना होगा, तो डेप्रिसिएशन हमारा पूरा का पूरा ही लगेगा, क्योंकि पूरे साल भर एसेट हमारे पास था और इसी दिन हम लोगों ने बेचा, यानी अगेन 41,250 का ही लगेगा। मतलब ये इस तरह से टोटल कर लेते हैं, नहीं थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ये 15,000 जैसा है वैसा लगेगा। और इस पे ये हम लोग का कितना था, 6 मंथ्स का था, लेकिन अब तो ये पूरे साल यूज हो रहा है। ये वाला एसेट, ये जो नया वाला खरीदा 1.5 लाख, ये तो पूरा यूज हो रहा है, तो 1.5 लाख पे 15%, तो 22,500, ठीक है। 22,500। अब ये यहाँ पर ये जो डेप्रिसिएशन है, तुम यहाँ पर दो तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। या तो हम लोग यहाँ पर पुराने वाले जो मशीन सेल हो जा रहा है उसका डेप्रिसिएशन दिखा सकते हैं, या फिर और एक ऑप्शन होता है कि यहाँ पर हम लोग वो डेप्रिसिएशन नहीं दिखा के उसको हम लोग एसेट डिस्पोजल में दिखा सकते हैं। दोनों ऑप्शन से ही हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लिख के दिखाते हैं कितना हो रहा है, 37,500, ठीक है। ये हो गया 37,500। अगर हम लोग यहाँ पर वो वाला मशीन को इंक्लूड कर रहे हैं जो सेल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल डेप्रिसिएशन कर लेते हैं प्लस 41,250, तो यहाँ पर हो जाएगा 78,750। तो यहाँ पर 31 दिसंबर 21 में हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। अच्छा, टू बैलेंस सीडी तो बाद में नीचे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर डेप्रिसिएशन को खाली भी करना पड़ेगा, ठीक है। टू बैलेंस सीडी, यहाँ पर बचा हुआ वैल्यू हो जाएगा 78,750। यहाँ से हम लोग को उतना डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना पड़ेगा जितने का एसेट हमारा बिक जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या एंट्री बोलेंगे, ये देखो जब रिवर्स होगा तो एंट्री इस तरह से होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट डिस्पोजल बोल के हम लोग अगर एसिड डिस्पोजल में दिखा रहे तो भी होगा, ठीक है। टू मतलब एसिड डिस्पोजल में ही दिखाना पड़ेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, टू मशीनरी, मशीन है तो मशीनरी डिस्पोजल। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जितने का एसेट हम लोग बेच दे रहे हैं उस पे अभी तक जितना डेप्रिसिएशन लगा है, कितना लगा है, पहले लगा है 15,000, कितना डेप्रिसिएशन लगा है, पहले वाले मशीन जो बिक जा रहा है उस पे पहले डेप्रिसिएशन लगा है 15,000, देन अगेन 15,000, ठीक है, फिर 15,000, ठीक है, 15,000 करके इस तरह से लग रहा है। ये देखो एक बार कितना लगा 15,000, ये तो उसका टोटल था, फिर 15,000, फिर 15,000, यानी 45,000। तो 45,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ से हटा देंगे तब हमारे पास बचेगा 33,750 का डेप्रिसिएशन बचेगा, ठीक है। अब ये इसको बोलते हैं रिवर्स करना, मतलब उतने का डेप्रिसिएशन हटा देना जितने का एसेट बिक गया है, ठीक है। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा मशीनरी डिस्पोजल में, इसका क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर मशीनरी डिस्पोजल में लिखेंगे टू, पहले तो ये हो जाएगा बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यहाँ पर बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 337 सॉरी 3375 नहीं 45,000, गलत वैल्यू लिख दिया,
45,000 का एसेट चला जा रहा है, ठीक है। कितने में बेच रहे हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक। कितने में सेल हो रहा है, ये सेल हो रहा है 50,000 में, ठीक है, 50,000 में सेल हो रहा है। अब प्रॉफिट या लॉस कैसे चेक करेंगे, सिंपल सा बात है, 1 लाख का एसेट था जिसपे अभी तक टोटल डेप्रिसिएशन 45,000 हम लोगों ने लगाया है, इसका मतलब एसेट का वैल्यू बचता है हम लोग का 1 लाख माइनस 45,000 यानी कि 55, और हम लोग 50 में एसेट को सेल कर रहे हैं तो लॉस है। कितने का लॉस है, 5,000 का लॉस ऑन सेल, 5,000 का लॉस है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, टोटल करने से कितना आएगा पता है, जो एसेट का वैल्यू है, क्योंकि हम लोगों ने एसेट को 45,000 का यूज कर लिया, 50,000 में बेच दिया और 5,000 का लॉस था, मतलब टोटल एसेट हमारा 1 लाख का था। तो इधर कैसे हम लोग क्लोज करेंगे, ये होगा 31 दिसंबर 21 का सारा एंट्री। यहाँ पर एसेट हमारा चला जा रहा है तो नॉर्मल एंट्री क्या होता है, एसेट चले जाने से नॉर्मल एंट्री में हम लोग टू एसेट को क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पर भी टू मशीन बोल के क्रेडिट करेंगे, टू मशीन अकाउंट बोल के। कितने का एसेट चला जा रहा है, 1 लाख, ओरिजिनल कॉस्ट दिखाएंगे, 1 लाख का एसेट चला जा रहा है, ठीक है। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा 31 दिसंबर 21, इसका क्रॉस पोस्टिंग यहाँ डिस्पोजल अकाउंट में, सॉरी मशीनरी अकाउंट में होगा, बाई मशीन डिस्पोजल बोल के 1 लाख। तो ये कितने का एसेट दिखेगा, 1,50,000 का दिखेगा, और ये दिखना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर तो ओरिजिनल कॉस्ट शो होता है ना। तो इसका मतलब अब तक हमारे पास 2,50,000 का एसेट था, अब हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 1,50,000 का एसेट है, ठीक है। हम लोग के पास अभी 1,50,000 का एसेट है, ये इस तरह से बन गया। और एक जो हम प्रोसेस बता रहे थे वो भी सुन लो, अगर हम लोग यहाँ पर 15,000 नहीं लिखते, कब नहीं लिखेंगे, जिस टाइम पे ये बिकेगा उस टाइम पे उस एसेट का डिप्रिसिएशन हम लोग चाहे तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं भी कर सकते हैं। तब तब कैसे दिखेगा क्वेश्चन, तब कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर 41,250 प्लस हो जाएगा 22,500, यानी इसका वैल्यू हो जाता है, देन ये वाला वैल्यू तुम लोग चाहो तो पेंसिल से लिख लो, अगर हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो इसके जगह ये आ जाएगा और इन दोनों का टोटल हो जाएगा 63,750, ठीक है, 63,750। फिर यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग उतना ही खाली करेंगे जितने का यहाँ पर दिखाए है डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर फिर एक 15,000 कम हो जाएगा और ये 30,000 आ जाएगा, और उससे ये लेस करोगे अगर, तो भी तुम लोग का यही वाला वैल्यू आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो बचे हुए एसेट का डेप्रिसिएशन दिखेगा। फिर ये 15,000 जो नहीं लिख रहे हो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर यहाँ लिख रहे हो तो यहाँ खाली करो, अगर नहीं लिख रहे हो तो कहाँ लिखोगे, फिर लिखना तो पड़ेगा क्योंकि 15,000 तो और एक बार डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। इन दैट केस तब तुम लोग को इसको यहाँ पर कैसे लिखना पड़ेगा, तब ये जब खाली करोगे तो ये 45 नहीं दिख के ये कितना दिखेगा, 30,000 दिखेगा, और इसको अलग से तुम लोग दिखा सकते हो बाई डेप्रिसिएशन बोल के 15,000, तब भी ये 45,000 दिखेगा, और इस तरह से एडजस्ट होगा। तो दो तरह से कर सकते हैं, अगर हम लोग जिस साल सेल कर रहे हैं उस साल का डिप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में नहीं चार्ज कर रहे हैं तो डिस्पोजल में करेंगे, अगर डिस्पोजल में कर रहे हैं तो यहाँ नहीं दिखाएंगे, तो यहाँ नहीं दिखाएंगे तो रिवर्स करने के टाइम पे भी नहीं दिखाएंगे। रिवर्स करने के टाइम पे हमें देखना है जितना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हम लोगों ने इंक्लूड कर रखा है उतना ही लेस करना पड़ता है। तो कितना कितना इंक्लूड किया है, 15,000 पहले बार, फिर अगेन ये 15,000, इस पे मत जाओ, ये 15,000 दो दो बार मत ले लो, हमें डिप्रिसिएशन का 15,000 देखना है, ये तो बैलेंस है, मतलब अभी तक हम लोग के पास जितना एसेट है उसमें 15,000 डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, अब 26,250 चार्ज हुआ है, टोटल 4250, कैसे आया टोटल 4250, 1 लाख पे 15 15 30 और ये नए वाले पे 11,250, तब होता है 41,250, ठीक है। तो पूरा कंसेप्ट के साथ समझना है तो कुछ भी गलत नहीं होगा। तो ये हम लोग का इलास्ट्रेशन 13 कंप्लीट हो गया, हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ 14 से बाकी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग इलास्ट्रेशन 14 से करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही।